नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धि एफएम में, एक ऐसी दुनिया जहां साधारण इंसान अपनी मेहनत, साहस और अटूट संकल्प के बल पर अमरत्व की राह पर निकल पड़ता है। यदि आपको कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट्स, इमॉर्टल वर्ल्ड्स, रहस्यमयी शक्तियां, प्राचीन रहस्य, शक्तिशाली कबीले, दिव्य युद्ध और रोमांच से भरपूर लंबी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन कल्टिवेशन नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो कहानियां मिलेंगी, जिन्हें आसान भाषा, दमदार नरेशन और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। हर एपिसोड आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां कमजोर नायक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अद्भुत अवसरों के सहारे महानतम साधक बनने की ओर बढ़ता है। तो अभी हमारे सिद्धि एफएम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय के साथ शक्ति बढ़ेगी, नए रहस्य खुलेंगे और रोमांच अपने चरम पर होगा। सिद्धि एफएम, जहां हर कहानी आपको अमरत्व की राह पर ले जाती है। भाई विक्रम, मुझे भाई नितिन से पता चला है कि तुम्हें जीवन में और कोई शौक नहीं है। तुम तो सारी उम्र केवल सुंदरियों से ही प्रेम करते हो। इसलिए इस बार मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर 2 अनमोल सुंदरियां लेकर आया हूँ। श्वेत जेड टावर से इन्हें खरीदने के लिए मैंने काफी कीमत चुकाई है। तुम निश्चिंत रहो भाई विक्रम, दोनों पूरी तरह शुद्ध और किसी के स्पर्श से अछूती हैं। इसके अलावा श्वेत जेड टावर की परंपरा में इन दोनों ने चर्मिंग लेडी एलिमेंटल कल्टिवेशन का अभ्यास किया है। इनकी मूल यीन ऊर्जा यांग को पोषित और पूरक कर सकती है। एक बार इनका पुष्प तोड़ने के बाद ये तुम्हें पूरी तरह समर्पित हो जाएंगी। इस समय विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे पर वह जानकार मुस्कान थी जो हर पुरुष समझता है। विराज की बात सुनकर विक्रम राठौर के होंठ फड़क गए। क्या मतलब है इसका, सारी उम्र केवल सुंदरियों से प्रेम? क्या मैं वासना में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ? मेरा तो आकाश को छूने और बादलों को भेदने वाला महान महत्वाकांक्षी हूँ। मेरा असली लक्ष्य तो अमरत्व प्राप्त करना है, देवता बनना है, पूर्वज बनना है। स्त्री लेना और संतान उत्पन्न करना तो केवल इस संसार में बेहतर ढंग से जीने और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। विक्रम राठौर ने मन ही मन लंबी सांस ली। दुनिया में कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा था। पर क्या किया जाए, ऐसा आकाश भेदी महत्वाकांक्षा किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता, न ही सब समझ सकते हैं। अस्पष्टता में छिपी हुई कुशलता, धुंधलेपन से स्पष्टता, मैल से शुद्धता का संकेत, लचक कर फैलने की कला, सहनशीलता, गुप्त रहना, तभी कोई अमरों में भी अमर बन सकता है। विक्रम राठौर ने सामने खड़ी दोनों स्त्रियों को देखा। दोनों ऊंची और गर्वपूर्ण मुद्रा में थीं, यहाँ तक कि उससे भी एक सिर ऊंची। अत्यंत मोहक होने के बावजूद विक्रम राठौर वास्तव में उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहता था। आखिरकार दोनों में आध्यात्मिक मूल, स्पिरिचुअल रूट नहीं था। अब 10 पत्नियां और रखेलें हो चुकी थीं। आगे वह श्रेष्ठ प्रजनन की राह अपनाना चाहता था, अर्थात आध्यात्मिक मूल वाली स्त्रियों को ढूंढकर संतान उत्पन्न करना। वरना इसी तरह चलता रहा तो न सिर्फ जन्मी संतानें अधिकतर बिना मूल वाली होंगी, बल्कि उसकी रोज की साधना पर भी असर पड़ेगा। किंतु चूंकि लोग इन्हें लेकर आ चुके थे, तो इन्हें वापस भेजना भी तो उचित नहीं था। वह विराज के सद्भावना का अपमान करके उनके संबंध खराब नहीं करना चाहता था। इसके अलावा इन दोनों को देखकर उसका मन भी कुछ चुनौती लेना चाहता था, अनोखे और विदेशी अंदाज का स्वाद चखने को। आखिरकार इस संसार में इतनी मोहक टेम्पटेशंस हैं, अगर अभी खुद को ठीक से नहीं तराशा तो भविष्य की बड़ी टेम्पटेशंस का सामना कैसे कर पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद विक्रम राठौर बोला, भाई विराज, क्या ये दोनों अपनी इच्छा से आई हैं? तुम निश्चिंत रहो भाई विक्रम, दोनों श्वेत जेड टावर द्वारा गोद ली गई अनाथ हैं, बचपन से पाली गई हैं। कोई समस्या नहीं है। मैं विराज स्वर्ग विरुद्ध और अनैतिक कार्य कभी नहीं करता। विराज को अच्छी तरह पता था कि विक्रम ये सवाल क्यों पूछ रहा है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं यह उपहार स्वीकार करता हूँ, पर हमारे मित्रता के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। आगे कभी ऐसा मत करना। विक्रम राठौर ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। बस यही एक बार, सिर्फ यही एक बार। विराज मुस्कुराते हुए बोला। विक्रम राठौर ने विराज की मुस्कान देखी और मन में सोचा कि भविष्य में ये फिर वही करेगा। भाई विराज, इतनी दूर से आए हो तो चाय पीने के लिए अंदर बुलाना तो बनता है, पर अरावली पर्वत पर बाहरी साधकों को लाना बड़ा कठिन है, इसलिए इस बार तुम्हें मेहमान के रूप में अंदर नहीं बुला पा रहा। अगली बार व्यापार हो तो पास के किसी शहर में संदेश भेज देना। विक्रम राठौर ने कहा। सामान्य लोगों के लिए अरावली पर्वत में प्रवेश ठीक था, पर बाहरी साधकों को लाना मुश्किल था। समझ गया। विराज ने सिर हिलाया, उसे कोई बुरा नहीं लगा। वह बोला, हालांकि अगली बार मैं खुद नहीं आ पा सकता। अगर भाई विक्रम को सुविधा हो तो हर कुछ महीने में ताबीजों का एक बैच तैयार रखना। इससे मैं किसी को भेज दूंगा और चिंता कम रहेगी। इस बार खुद आने का एक कारण ये भी था कि पहली बार होने के साथ साथ ताबीजों की संख्या अधिक थी, इसलिए वह थोड़ा सा शंकित था। ठीक है भाई विराज, हर 3 महीने में किसी को भेज देना। हर बार मैं लगभग 30 ताबीज दे सकता हूँ। विक्रम राठौर ने थोड़ा सोचकर कहा।
इस बार 100 ताबीज देना लंबे समय का संग्रह था। भविष्य में हर महीने 10 ताबीज पर्याप्त होंगे। मौर्य परिवार को पता चलने पर भी वे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। विराज के चेहरे पर खुशी छा गई। हर महीने 10 ताबीज उसके लिए बहुत अच्छा सौदा था। वैसे भाई विराज, मुझसे एक और मदद चाहिए। विक्रम राठौर को अचानक अपनी सस्ती साली के ससुराल वाले अरमान की याद आ गई। 1 साल बीत गया था, क्रिम्सन वेल गैंग से कोई खबर नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि अरमान के जीवित होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी वह कोशिश करना चाहता था कम से कम कोई खबर तो मिले, ताकि अदिति को कुछ जवाब दे सके। क्या बात है भाई विक्रम, बताओ। विराज का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे किसी व्यक्ति को ढूंढने में मदद चाहिए। विक्रम राठौर ने अरमान की सारी जानकारी विराज को बता दी। उसने अदिति की स्थिति भी बताई और सावधानी बरतने को कहा। हालांकि उसे लगता था कि उस साधक का खतरा ज्यादा नहीं है, फिर भी सतर्कता जरूरी थी। भाई विक्रम निश्चिंत रहो, ये काम मैं संभाल लूंगा। सुनकर विराज ने सिर हिलाया। उसे यह काम न तो बहुत मुश्किल लगा और न ही खतरनाक। थंडरफॉल मार्क्विस महल का सांसारिक जगत में अपना दबदबा था। एक साधारण साधक के सामने आत्मविश्वास था। इसके अलावा दोस्ती को बार बार मिलने जुलने से ही गहरा किया जाता है। अब जब विक्रम राठौर ताबीज बेचने को तैयार है तो भविष्य में और भी रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए जब तक खतरा बहुत अधिक न हो, वह विक्रम के साथ संबंध और गहरा करने को तैयार था। तो फिर मैं तुम्हें कष्ट दूंगा भाई विराज, विक्रम राठौर ने थोड़ा झुककर कहा। भाई विक्रम बहुत विनम्र हैं, तो मैं आपका और समय नहीं लेता। अगली बार समय मिले तो भाई विक्रम और भाई नितिन को साथ लेकर मिलेंगे। विराज भी थोड़ा झुका और जल्दी लौटने को तैयार हो गया। यात्रा मंगलमय हो, विक्रम राठौर ने सिर हिलाया। फिर वह दोनों स्त्रियों को लेकर अरावली पर्वत की ओर चला गया। अरावली पर्वत की रखवाली कर रहे शिष्यों ने विक्रम को 2 बहनों को साथ लाते देखा, पर कुछ ज्यादा नहीं बोला। बस उन्हें अंकल अमरप्रीत को रिपोर्ट करने को कहा। थोड़ी देर बाद विक्रम राठौर दोनों स्त्रियों के साथ अरावली विला पहुंचा और अंकल अमरप्रीत को रिपोर्ट किया। रास्ते में कई मौर्य परिवार के शिष्यों ने उन्हें देख लिया। विक्रम राठौर फिर नई रखेल लाए हैं क्या? 10 पत्नियां और रखेलें हो चुकी हैं, फिर भी और ले रहे हैं। सच कहूं तो ये दोनों स्त्रियां बेहद मोहक हैं। देखने में पश्चिमी क्षेत्र की लग रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि पश्चिमी क्षेत्र के कुछ लोग देवता और राक्षसों के वंशज बताते हैं। उनके आंखों का रंग अलग होता है, सिर पर सींग, भौहों के बीच आंख और पंख तथा पूंछ भी निकल आती है। देवता राक्षस क्या, ये तो मनुष्य और राक्षसों के संकर हैं। मेरे दादा कहते थे कि पश्चिमी क्षेत्र में सैकड़ों हजारों देश हैं जहां मनुष्य और राक्षस साथ रहते हैं। अचानक विक्रम राठौर का जीवन देखकर थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। साधना का मार्ग कठिन है, जवानी में सुख भोग लेना बुरा भी नहीं। तुम्हारे मन में ऐसे गिरावट वाले विचार कैसे आ सकते हैं? हम साधक हैं, साधना के लिए बने हैं, वासना के आगे कैसे झुक सकते हैं? स्त्रियां तो केवल साधना में बाधा हैं। सही कहा, ये कमजोरों का चुनाव है। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारी साधारण प्रतिभा के साथ अगर हम भोग में पड़ गए तो खुद को खत्म कर रहे हैं। वह भी मस्त है, पर 20-30 साल बाद पछताएगा। मौर्य परिवार के शिष्यों की बातों में ईर्ष्या, जलन, नफरत और तिरस्कार का मिश्रण था। अंकल अमरप्रीत ने विक्रम राठौर को 2 और स्त्रियों को साथ लाते देखकर कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाए। पर चूंकि वे साधारण संसारी स्त्रियां थीं, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस जवानी की मस्ती पर आह भरी और विक्रम को स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा महत्वपूर्ण कार्य न भूलने की याद दिलाई। फिर भी उन्होंने चेतावनी दी कि बार बार लोगों को अंदर न लाया करें, इससे परिवार की छवि खराब होती है। विक्रम राठौर ने सहमति में सिर हिलाया। मन में सोचा कि अब शायद मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर होने का रहस्य खोलने का समय आ गया है, वरना आगे चलकर मौर्य परिवार को इस व्यवहार पर आपत्ति हो सकती है। अंकल अमरप्रीत को रिपोर्ट करने के बाद विक्रम राठौर नितिन के पास चला गया बातचीत करने। पिछली मुलाकात के कुछ समय बाद नितिन तीसरे स्तर की क्यूई रिफाइनमेंट पर पहुंच चुका था, पर अब मौर्य परिवार उस पर भी संतान उत्पन्न करने का दबाव डाल रहा था। इसी दबाव में नितिन ने 4 रखेलें रख ली थीं और अब उसके 3 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से 2 रखेलें गर्भवती थीं। बातचीत में नितिन ने बताया कि स्त्रियों को भेजने वाली बात तो विराज से मजाक में कही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में कर देगा। उसने विराज द्वारा भेजी गई दोनों स्त्रियों की जांच की थी और पुष्टि की कि वे चर्मिंग लेडी एलिमेंटल कल्टिवेशन का अभ्यास कर रही हैं। श्वेत जेड टावर शायद अधिकारियों, कुलीनों और साधकों के लिए कैल्ड्रन डोंगी तैयार करने वाला संगठन था। विराज ने इतना बड़ा उपहार दिया था तो निश्चित रूप से भारी कीमत चुकाई होगी। नितिन की बात सुनकर विक्रम राठौर को दोनों स्त्रियों के बारे में और भरोसा हो गया। फिर वह दोनों को अरावली घाटी स्थित अपने आवास पर ले गया। विक्रम राठौर को 2 आकर्षक विदेशी सुंदरियों के साथ लौटते देख पिछवाड़े की सुशील और सती साध्वी पत्नियां भी थोड़ी जलन महसूस करने लगीं, जिससे विक्रम राठौर को उन्हें मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
कुछ दिन बाद विराज द्वारा भेजी गई विदेशी सुंदरियों के अनोखे सुख का अनुभव करने के बाद विक्रम राठौर बुयूजीजू प्रशंसा किए बिना रह नहीं सका। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित स्त्रियां जब सेवा करती हैं तो अनुभव कितना अलग होता है। न केवल अनुभव अद्भुत था, बल्कि उसने उसे बहुत सारी नई ज्ञान और तकनीकें भी सिखा दी थीं। इसके अलावा चार्मिंग लेडी एलिमेंटल कल्टीवेशन का प्रभाव वाकई अच्छा था। ये बेहद पोषक था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर सुधर रहा है। हालांकि दोनों स्त्रियां आखिरकार साधारण मर्त्य थीं और वे जो साधना तकनीक अभ्यास कर रही थीं, वह केवल मार्शल स्तर की थी। इस पोषण का प्रभाव सीमित था और यह उसके स्वपरिष्करण खजाना शरीर कला में मदद नहीं कर सकता था, वरना विक्रम राठौर को लगता कि वह कहीं गलत राह पर न चला जाए। विक्रम राठौर, ओ विक्रम राठौर, इन कुछ दिनों से तुम थोड़ा अधिक भोग विलास में डूब गए हो। अब इस राह पर और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ और दिन विलासपूर्ण रातें बिताने के बाद विक्रम राठौर बिस्तर के किनारे बैठा, सिर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाया। अब उसे थोड़ा समझ आ रहा था कि प्राचीन काल के सम्राट स्त्री सुख के आदी क्यों हो जाते थे। उसकी मूल पत्नियां तो सभी अच्छे घरानों की सभ्य और सुशील महिलाएं थीं। विराज द्वारा भेजी गई इन दोनों स्त्रियों जैसी नहीं, जिन्हें बचपन से ही पुरुष की सेवा करना सिखाया गया था। वे इतनी सारी आत्मा को हिलाने वाली तकनीकें और विविधताएं जानती थीं। पर विक्रम राठौर आखिरकार वह व्यक्ति था जिसने कभी प्रश्नोत्तर हृदय मंच की परीक्षा में अमर संप्रदायों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दांव पर दृढ़ हृदय, लोहे जैसी इच्छाशक्ति, वह ऐसी मोहक लालसाओं के आगे कैसे झुक सकता था। विराज, ओ विराज, तुमने मुझे इससे परीक्षा ली। कौन सा ट्रांसमाइग्रेटर इस परीक्षा में टिक सकता था। विक्रम राठौर ने हल्की सी नाक भौं चढ़ाई, बिस्तर से उठा और कपड़े पहन लिए। समय उचित समझकर उसने अध्ययन कक्ष में थोड़ी जल्दबाजी में तैयार किया हुआ प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज अग्नि मेघ ताबीज बनाया। फिर वह फरहान को बताने चला गया कि वह प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज बनाने में सक्षम है। फरहान अभी अभी आध्यात्मिक खेतों का निरीक्षण करके लौटा था। विक्रम राठौर के आने का उद्देश्य सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसने विक्रम की ओर अविश्वास भरी नजर से देखा और बोला, तुम कह रहे हो कि अब तुम मध्य श्रेणी के ताबीज बना सकते हो। फरहान के चेहरे का भाव देखकर विक्रम राठौर को 2 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसने अंकल अमरप्रीत को बताया था कि वह प्रथम श्रेणी के ताबीज बना सकता है। उस समय अंकल अमरप्रीत के चेहरे पर भी लगभग यही भाव था। उसने तैयार किया हुआ ताबीज निकाला, सिर हिलाया और बोला, हाँ फरहान, यह मैंने बनाया हुआ प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज है, अग्नि मेघ ताबीज। फरहान ने ताबीज लेकर अच्छी तरह जांचा। वाकई यह प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी अग्नि मेघ ताबीज ही था। वह बुयूजीजू गला घोंटते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अरावली घाटी में आए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए न। 2 साल पूरे होने में अभी 16 दिन बाकी हैं। विक्रम राठौर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। तस्क, फरहान ने जीभ चटकाए, उसके पास शब्द ही नहीं थे। अरावली घाटी के प्रबंधक के रूप में उसे अच्छी तरह पता था कि 2 साल के अंदर निम्न श्रेणी ताबीज मास्टर से मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बन जाना क्या मायने रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए केवल 2 शब्द प्रतिभाशाली, सच्चा ताबीज निर्माण प्रतिभाशाली। फरहान ने क्षण भर सोचा और बोला, विक्रम राठौर, क्या तुम अभी मेरे सामने एक और अग्नि मेघ ताबीज बना सकते हो। वह स्वाभाविक रूप से विश्वास करता था कि विक्रम इस मामले में उसे धोखा नहीं देगा, पर खबर इतनी आश्चर्यजनक थी कि वह स्वयं प्रत्यक्ष देखना और सत्यापित करना चाहता था। कोई समस्या नहीं, हालांकि अभी अग्नि मेघ ताबीज बनाने में मेरी सफलता दर बहुत अधिक नहीं है। ये सुनकर विक्रम राठौर ने सिर हिलाया। वह मेज के पास गया, स्टोरेज बैग से ताबीज बनाने का पूरा सेट निकाला, ताबीज कागज बिछाया और निर्माण शुरू कर दिया। फरहान चुपचाप पास खड़ा रहा और देखता रहा कि विक्रम राठौर सोने के ताबीज ब्रश से अग्नि मेघ ताबीज बना रहा है। उसने देखा कि विक्रम का हाथ बेहद स्थिर था, विशेष रूप से स्थिर, और ब्रश पर आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत स्थिर थी। बस ताबीज की रेखाएं बनाते समय वह भी पूरी तरह निपुण नहीं था। हर मोड़ पर थोड़ी झटक महसूस होती थी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर हो जाती थी। फिर जिस ताबीज कागज को विक्रम ने अधिकांशतः पूरा कर लिया था, अचानक फूंक की आवाज के साथ धुएं में बदल गया। विफलता। फरहान ने कोई शोर करके विक्रम को नहीं रोका। उसने देखा कि विक्रम ने दूसरा कागज निकाला और फिर से बनाना शुरू कर दिया। 4 बार विफल होने के बाद फरहान की निगरानी में विक्रम राठौर ने अंततः कुछ लड़खड़ाहट के साथ सफलतापूर्वक अग्नि मेघ ताबीज बना लिया। सफल ताबीज बनते देख फरहान ने गहरी सांस ली। वह अभी भी इसे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। फरहान। विक्रम राठौर ने भी गहरी सांस छोड़ी और थके हुए भाव से फरहान की ओर देखा। हालांकि यह सब अभिनय था, इतने सारे ताबीज बनाना उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा के लिए छोटा खर्च नहीं था। वर्तमान चरम तीसरे स्तर की एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टिवेशन के साथ वह एक दिन में अधिक से अधिक 5-6 मध्य श्रेणी ताबीज बना सकता था। इससे अधिक करना उसके लिए थोड़ा बोझिल हो जाता। चंगशेंग, तुमने बहुत मेहनत की। फरहान को याद आया कि विक्रम राठौर की कल्टिवेशन केवल तीसरे स्तर की ची रिफाइनमेंट ही है।
एक साथ 4 ताबीज बनाना उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा के लिए भारी पड़ा होगा। उसने तुरंत स्टोरेज बैग से एक हरे नील रंग का बांस का ट्यूब निकाला और विक्रम को देते हुए कहा, यह मैंने खुद बनाई हुई बीयू बांस मदिरा है। पीकर देखो, ये शरीर को पोषण देती है और थकान मिटाती है। धन्यवाद फरहान। विक्रम राठौर ने बांस का ट्यूब लिया, ढक्कन खोला और देखा कि अंदर स्वच्छ हरित नील तरल था, जिसमें मोटी और सुगंधित मदिरा की खुशबू आ रही थी। आध्यात्मिक मदिरा। फरहान, क्या तुम मदिरा विशेषज्ञ हो? विक्रम राठौर ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह बीयू बांस मदिरा दिव्य मदिरा की श्रेणी की है। साधना की 100 कलाओं में मदिरा निर्माण नामक एक कौशल है, जिसमें साधकों के लिए आध्यात्मिक मदिरा बनाई जाती है। आध्यात्मिक मदिरा का प्रभाव कुछ हद तक एलिक्सर दवाओं जैसा होता है, पर प्रभावों की विविधता में एलिक्सर से काफी कम होती है। हालांकि एलिक्सर की तुलना में आध्यात्मिक मदिरा का स्वाद अच्छा होता है, अतिथि सत्कार और मन हल्का करने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इसका प्रभाव कोमल होता है, बिना किसी विषाक्तता के, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जबकि एलिक्सर में एलिक्सर विष हो सकता है और अधिक मात्रा में सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। हे, मैं विशेषज्ञ कहाँ, बस शौक है, इसलिए इस तरह की आध्यात्मिक मदिरा बनाना सीख लिया। फरहान हंसते हुए हाथ हिलाकर बोला। विक्रम राठौर ने सिर हिलाया, मदिरा का एक छोटा घूंट लिया और स्वाद का आनंद लिया। उसे बीयू बांस मदिरा बेहद अच्छी लगी। बिल्कुल तीखी नहीं, बल्कि कोमल, सुगंधित और मधुर स्वाद वाली। उसने कुछ घूंट और ले लिए। मदिरा पेट में पहुंचते ही निचले पेट में एक गर्म धारा उत्पन्न हो गई, जिससे उसकी थकान कुछ कम होती महसूस हुई। मेरी मदिरा का स्वाद बुरा नहीं है न? फरहान मुस्कुराते हुए बोला। बुरा क्या, ये पहली बार है जब मैंने इतनी उत्तम मदिरा चखी है। विक्रम राठौर ने सच्चाई से कहा। वह नियमित रूप से शराब नहीं पीता था और न ही उसे विशेष शौक था, पर यह मदिरा उसे पसंद आई। न केवल स्वाद अच्छा था, बल्कि प्रभाव भी उत्कृष्ट था। शरीर को पोषण स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। हे, मदिरा भले स्वादिष्ट हो, पर इसका नशा भी तेज है। केवल 1/3 ही पीना, इससे अधिक पी लिया तो नशे में धुत हो जाओगे। जाकर अच्छे से आराम करो, मैं ये बात परिवार प्रमुख सुरेश को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। फरहान अभी भी मुस्कुराते हुए बोला। फरहान, क्या तुम्हारे पास इस आध्यात्मिक मदिरा की और भी है जो बिक्री के लिए हो? विक्रम राठौर ने पूछा। उसे आध्यात्मिक मदिरा के शरीर पोषण प्रभाव का एहसास हो चुका था। नियमित सेवन से उसके 100 परिष्करण खजाना शरीर कला में मदद मिल सकती थी। इसके अलावा थकान मिटाने का प्रभाव ताबीज बनाने के बाद या शाम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी था। इस बीयू बांस मदिरा की मेरे पास ज्यादा मात्रा नहीं है, मैं मुख्यतः खुद के लिए बनाता हूँ। फरहान ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह मदिरा मुख्य रूप से हमारे मौर्य परिवार द्वारा उगाए गए बीयू आध्यात्मिक बांस से बनाई जाती है। 5वें एल्डर हर साल एक बैच बनाकर बेचते हैं। अगर तुम खरीदना चाहो तो 5वें एल्डर से खरीद सकते हो। उनके पास अन्य प्रकार की आध्यात्मिक मदिरा भी है। 5वें एल्डर। धन्यवाद फरहान। विक्रम राठौर ने सुनकर सिर हिलाया। उसने बाद में 5वें एल्डर के पास जाकर कुछ आध्यात्मिक मदिरा खरीदने की सोची। इसके बाद विक्रम राठौर विदा हो गया। फरहान भी घर से निकलकर सुरेश को यह महत्वपूर्ण खबर रिपोर्ट करने चला गया। अरावली घाटी, एक विला। क्या विक्रम राठौर मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर बन गया है? मुझे याद है कि वह निम्न श्रेणी ताबीज मास्टर बने हुए केवल 2 साल ही हुए हैं न? कार्य संभालते हुए सुरेश को फरहान की रिपोर्ट सुनकर चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य छा गया। कुछ समय से वह विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण प्रगति पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया था। वह केवल इतना जानता था कि विक्रम राठौर को हर महीने सौंपी गई ताबीज बनाने की जिम्मेदारी हमेशा पूर्ण रूप से निभाई गई है। अप्रत्याशित रूप से विक्रम राठौर अब मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज बनाने में सक्षम हो गया था और निम्न श्रेणी से सीधे मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर बन चुका था। हाँ, परिवार प्रमुख, विक्रम राठौर के निम्न श्रेणी ताबीज मास्टर बनने को अभी 16 दिन और रह गए हैं। ठीक 2 साल पूरे हो जाएंगे, फरहान ने पुष्टि की। पहली बार यह खबर सुनकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने विक्रम राठौर से मेरे सामने ही अग्निमेघ ताबीज बनाने को कहा। यह विक्रम राठौर द्वारा बनाया गया मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज अग्निमेघ ताबीज है। फरहान ने सिर हिलाया और एक ताबीज निकालते हुए कहा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि सुरेश ये सुनकर काफी हैरान और कुछ हद तक अविश्वासी होंगे, इसीलिए उसने विक्रम से मौके पर ही अग्निमेघ ताबीज बनवाया था। वाकई मध्य श्रेणी ताबीज है अग्निमेघ ताबीज। विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण प्रतिभा सचमुच। सुरेश ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे छोड़ी। उनके पास विक्रम राठौर की ताबीज बनाने की प्रतिभा का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। एक ऐसे नवागंतुक से जिसने कभी ताबीज बनाने को छुआ तक नहीं था, स्वयं अन्वेषण करके 1.5 साल में निम्न श्रेणी ताबीज मास्टर बन गया। फिर मात्र 2 साल में निम्न श्रेणी से मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर बन गया। ये वाकई अद्भुत था। उन्हें पता था कि उनकी बड़ी बेटी सीमा ताबीज बनाने में बहुत प्रतिभाशाली है।
पर उसके लिए भी निम्न श्रेणी प्रथम श्रेणी से मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने में लगभग 3 साल लगे थे। इसके अलावा विक्रम राठौर की तुलना में सीमा को न केवल बेहतर संसाधन मिले थे बल्कि ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त था। ऐसे में विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण प्रतिभा और भी उल्लेखनीय लग रही थी। अगर विक्रम राठौर को पता होता कि निम्न श्रेणी से मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने में कितनी कठिनाई है कि सीमा को भी 3 साल लगे तो शायद उसे और 1.5 साल का समय चाहिए होने की उम्मीद होती। उसने सोचा था कि नवागंतुक से निम्न श्रेणी तक 1.5 साल लगे तो 2 साल में मध्य श्रेणी तक पहुंचना उचित है। ठीक है, जाकर परिवार के अन्य एल्डर्स को सूचित कर दो और कल एक छोटी बैठक आयोजित करो। सुनते हैं वे क्या सुझाव देते हैं और विक्रम राठौर से कैसे निपटने की योजना है। सुरेश ने हाथ में पकड़ा अग्नि मेघ ताबीज रख दिया, मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए आदेश दिया। निम्न श्रेणी ताबीज मास्टर की तुलना में मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर पहले ही मौर्य परिवार का ध्यान आकर्षित करने योग्य था। विशेष रूप से विक्रम राठौर द्वारा अब दिखाई जा रही ताबीज निर्माण प्रतिभा को देखते हुए भविष्य में वह द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर बनने की पूरी संभावना थी। एक द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर को तो नींव स्थापना महान साधक को भी सम्मान देना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि विक्रम राठौर हमारे मौर्य परिवार का खून नहीं है, आखिरकार वह दूसरे संप्रदाय का शिष्य है। सुरेश ने गहरी सांस भरी। हालांकि उन्होंने विक्रम राठौर से हमेशा कहा था कि तुम हमारे अपने हो, फिर भी चूंकि वह मौर्य परिवार का खून नहीं था वे उसे पूर्ण रूप से अपना नहीं मान सकते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरावली घाटी, अरावली सभा भवन। सरल किंतु सुंदर सभा कक्ष के अंदर धूपदान में अगरबत्ती धीरे धीरे जल रही थी। सुरेश मुख्य आसन पर विराजमान थे जबकि लंबी मेज के दोनों ओर मौर्य परिवार के उच्च पदाधिकारी और एल्डर्स बैठे हुए थे। मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे सभी एल्डर्स विक्रम राठौर की स्थिति से कुछ परिचित हैं, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या हैं। सुरेश ने एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, इतनी उत्तम ताबीज निर्माण प्रतिभा और भविष्य में द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर बनने की आशा के साथ उसे हमारे मौर्य परिवार के लाभ के लिए अवश्य नियोजित करना चाहिए। हम उसे मौर्य परिवार से बाहर नहीं जाने दे सकते। एक वृद्ध एल्डर बोले, जिनके बाल सफेद हो चुके थे। वे मौर्य परिवार के महान एल्डर थे जिनकी ची कल्टिवेशन चरम सीमा पर थी और परिवार की वित्तीय व्यवस्था तथा परिवार प्रमुख की सहायता में जिम्मेदार थे। परिवार प्रमुख, यह बालक हमारे मौर्य परिवार के साथ मात्र 4 वर्ष से अधिक समय से है। क्या वह वास्तव में परिवार के प्रति पूरी निष्ठा रखता है? एक दुबले पतले कनपटी के बाल पक चुके एल्डर ने पूछा। वे मौर्य परिवार के तृतीय एल्डर थे जो अरावली, आध्यात्मिक खेतों और आध्यात्मिक औषधियों संबंधी कार्यों की देखभाल करते थे। इन वर्षों में विक्रम राठौर के व्यवहार को देखें तो लगता है कि वह महान महत्वाकांक्षाओं से रहित व्यक्ति है जो साधारण समृद्ध जीवन से संतुष्ट रहने वाला है। हमारे मौर्य परिवार के प्रति वह पूर्ण निष्ठावान न सही, परंतु उसमें परिवार के प्रति कुछ लगाव अवश्य है। पिछले अनुबंध को देखते हुए फिलहाल विक्रम राठौर के परिवार छोड़कर जाने की संभावना कम है। सुरेश बोलने लगे, मुझे पता चला है कि विक्रम राठौर का एकमात्र शौक विवाह और संतान उत्पन्न करना है। मौर्य परिवार की 9 साधारण स्त्रियों से विवाह करने के बाद भी वह संसार से 3 स्त्रियों को पत्नी और रखेल बनाकर ले आया, जिनमें से एक के पास आध्यात्मिक मूल भी है। ऐसा लगता है कि विक्रम राठौर को अपनी साधना में कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए वह अगली पीढ़ी पर निर्भर है। वह आशा करता है कि कुछ संतानें आध्यात्मिक मूल वाली हों। संयोग से मेरी छोटी पोती वर्षा इस वर्ष 20 वर्ष की हो गई है। वह समझदार और सुशील है तथा 8वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल भी रखती है। मैं अपनी इस पोती का विवाह विक्रम राठौर से करने को तैयार हूँ। इस तरह विक्रम राठौर वास्तव में हमारे मौर्य परिवार का दामाद बन जाएगा। जब समय आएगा तो मेरी पोती विक्रम राठौर को कई आध्यात्मिक मूल वाली संतानें देगी और वह पूरी तरह हमारे मौर्य परिवार से बंध जाएगा। इसके अलावा विक्रम राठौर का राठौर उपनाम होने के कारण उसके बच्चे भी हमारे मौर्य परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगे और परिवार के शिष्यों का हिस्सा बनेंगे। इस समय एक सफेद बालों वाले युवा चेहरे वाले वृद्ध ने बोलना शुरू किया। वे मौर्य परिवार के पंचम एल्डर थे, एक मदिरा विशेषज्ञ जो परिवार की आध्यात्मिक मदिरा व्यापार संभालते थे। ये शब्द सुनते ही विभिन्न एल्डर्स और वरिष्ठों के चेहरे पर सूक्ष्म परिवर्तन आ गया। मुख्य आसन पर बैठे सुरेश के मन में भी इन शब्दों को सुनकर हलचल मच गई। उनके कई बच्चे थे, पर उनमें से केवल 3 के पास ही आध्यात्मिक मूल था। उनकी बड़ी बेटी सीमा उन्हें सबसे कम चिंता देती थी। वह न केवल समझदार थी बल्कि साधना में परिश्रमी और ताबीज बनाने में प्रतिभाशाली भी। हालांकि उनकी दूसरी बेटी दिव्या उनके लिए चिंता का विषय थी। हालांकि उसके पास 6ठी श्रेणी का आध्यात्मिक मूल था, पर वह कुछ लापरवाह और साधना को गंभीरता से नहीं लेती थी। इसके अलावा सुरेश जब से परिवार प्रमुख बने थे, बच्चों की अनुशासन में कुछ लापरवाही बरती थी, जिससे उनकी बेटी का स्वभाव कुछ घमंडी और स्वेच्छाचारी हो गया था। मौर्य परिवार के अंदर तो उनके पिता होने के कारण ठीक था, पर यह कठिनाई न झेलने वाला घमंड यदि वह विवाह करे और वे न रहें तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है।
और यदि नुकसान हुआ तो संभवतः बहुत बड़ा नुकसान। अब पंचम एल्डर की बात सुनकर उनके मन में अचानक एक विचार आया, क्यों न अपनी बेटी दिव्या का विवाह विक्रम राठौर से कर दिया जाए। कुछ मुलाकातों और अंकल अमरप्रीत तथा फरहान के मूल्यांकन से उन्हें लगा था कि विक्रम राठौर काफी अच्छा व्यक्ति है। न केवल ताबीज बनाने में असाधारण प्रतिभा रखता है, बल्कि ईमानदार और स्थिरचित्त वाला भी है। हालांकि उसे स्त्रियों का शौक है और कई पत्नियां संतानें हैं, पर कम से कम ताबीज बनाने का अपना कर्तव्य उसने कभी नहीं छोड़ा। इसके अलावा प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम राठौर अपनी पत्नियों और बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखता है और उनकी नियमित चिंता करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और यह जानते हुए कि विक्रम राठौर साधारण पृष्ठभूमि से आया है तथा अब उसका संसारिक परिवार उससे ज्यादा संबंध नहीं रखेगा, अरावली पर्वत पर बसकर मौर्य परिवार का आधा सदस्य बनने के बाद वह अपनी बेटी के विवाह के बाद किसी नुकसान की चिंता नहीं कर रहे थे। यह विचार पक्का होते ही जितना अधिक सोच रहे थे उतना ही व्यवहार्य लग रहा था। उन्हें लगा कि विक्रम राठौर एक उत्तम दामाद साबित होगा। विक्रम राठौर जैसी ताबीज निर्माण प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उसे उचित रूप से पाला पोसा जाना चाहिए, वे सोच रहे थे। मैं भी अपनी पोती काजल का विवाह विक्रम राठौर से करने को तैयार हूँ, साथ ही उसे ताबीज की शिक्षा दूंगी, जिससे वह पूर्ण रूप से हमारे मौर्य परिवार के प्रति समर्पित हो जाए और परिवार में एक द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर की वृद्धि हो। इस समय 30-40 वर्ष की दिखने वाली एक महिला ने बोलना शुरू किया। वे मौर्य परिवार की चतुर्थ एल्डर थीं, शीर्ष स्तर की प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर, जो परिवार के ताबीज व्यापार की जिम्मेदारी संभालती थीं। मेरी भी एक पोती है, एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला ने भी कहा। पंचम एल्डर की बात के बाद एक एल्डर और वरिष्ठ अपनी आध्यात्मिक मूल वाली संतानों को विक्रम राठौर से विवाह करने को तैयार होने लगे। हालांकि मौर्य परिवार एक ही परिवार था, फिर भी वे अलग अलग व्यक्ति थे जिनके अपने हित थे। एल्डर्स और वरिष्ठों के लिए विक्रम राठौर, जो आधा मौर्य परिवार का था और ताबीज बनाने में ऐसी प्रतिभा दिखा रहा था, स्वाभाविक रूप से एक अनमोल खजाना था। वे अपनी आध्यात्मिक मूल वाली संतानों को विक्रम राठौर से विवाह देने को बहुत इच्छुक थे, क्योंकि इससे भविष्य के द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर विक्रम राठौर को अपनी शाखा से बांधा जा सकता था। भले ही वह द्वितीय श्रेणी न बन पाए, शीर्ष स्तर की प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर बनने से बचना मुश्किल था। किसी भी तरह ये नुकसान मुक्त सौदा था। सुरेश एल्डर्स और वरिष्ठों की लगातार बातें सुन रहे थे। उन्होंने हल्का सा गला साफ किया और बोले, मुझे लगता है कि दिव्या भी उचित आयु की हो चुकी है और विक्रम राठौर के साथ उसका जोड़ा बहुत अच्छा बैठेगा। अरावली घाटी, एक प्राचीन, अनोखे और सुंदर छोटे भवन के अंदर। पिताजी, आप मुझे सचमुच उस विक्रम राठौर से विवाह करने को कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम राठौर कितना कामुक है। न सिर्फ उसने हमारे मौर्य परिवार की 9 स्त्रियों से विवाह किया है, बल्कि बाहर से भी स्त्रियों को घर लाता रहता है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही उसने बाहर जाकर 2 मोहक राक्षसी सुंदरियां लाकर रख ली हैं। आप मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह करने को कैसे कह सकते हैं? काली गैस की पोशाक पहने 18-19 वर्ष की एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती क्रोध से सामने बैठे मौर्य परिवार प्रमुख सुरेश को घूर रही थी। दिव्या, हालांकि विक्रम राठौर थोड़ा इश्कबाज है, पर बाकी पहलुओं में वह बहुत अच्छा है। वह जमीन से जुड़ा हुआ, अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ अच्छा व्यवहार रखने वाला, अत्यंत विचारशील और जबोतलिव व्यक्ति है, पिता ने समझाया। इसके अलावा कल ही विक्रम राठौर को प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर का पद मिला है। वह हमारे मौर्य परिवार के साथ मात्र 4 वर्ष से अधिक समय से है और ताबीज बनाने का स्पर्श उसे केवल 3.5 वर्ष हुए हैं। इन 3.5 वर्षों में मौर्य परिवार ने उसे कोई विशेष संसाधन या प्रशिक्षण नहीं दिया। ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बन जाना दर्शाता है कि उसकी ताबीज निर्माण प्रतिभा अद्भुत है, जो तुम्हारी बड़ी बहन सीमा से भी कहीं आगे है। जब तक कोई अनहोनी न हो, भविष्य में वह द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर बनने वाला है। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो पिता को भी चैन मिल जाएगा। सुरेश अपनी बेटी को मनाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे। जब हाल की बैठक में बेटी दिव्या का विवाह विक्रम राठौर से करने का विचार उनके मन में आया, तो जितना अधिक सोचते गए उतना ही यह व्यवहार्य लगने लगा। इसलिए बैठक समाप्त होते ही वे सीधे अपनी बेटी के निवास स्थान पर पहुंच गए थे। वे अपनी बेटी को विक्रम राठौर से विवाह करने के लिए मनाना चाहते थे। प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर। ये सुनकर दिव्या की सुंदर आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। मौर्य परिवार की युवती होने के नाते अपनी बड़ी बहन सीमा के ताबीज मास्टर होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी परिस्थितियों में विक्रम राठौर का प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बन जाना कितना असाधारण है। उसे ताबीज निर्माण का प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अब समझ में आया कि पिता उसे विक्रम राठौर से विवाह क्यों कराना चाहते हैं। यदि विक्रम राठौर एक दिन सचमुच द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर बन गया तो उसका दर्जा कहीं भी सम्मान का होगा। भले ही वह द्वितीय श्रेणी न बन पाए, प्रथम श्रेणी शीर्ष स्तर का ताबीज मास्टर होना भी बहुत बड़ा सम्मान था। उसे पता था कि चौथी एल्डर, जो उसकी बहन को ताबीज बनाने सिखाती हैं, स्वयं प्रथम श्रेणी शीर्ष स्तर की ताबीज मास्टर हैं।
वे हर वर्ष मौर्य परिवार को स्थिर मुनाफा कमाती हैं और परिवार में ऊंचा स्थान रखती हैं। पर विक्रम राठौर के किए हुए कार्यों और पहली मुलाकात में उसकी और उसकी बहन को देखते हुए उसकी कामुक नजरों को याद करके दिव्या को सारे शरीर में अजीब सा एहसास होता था। वह तैयार नहीं थी। बेटी के अनिच्छुक भाव को देखकर सुरेश ने सांस ली और समझाने का सिलसिला जारी रखा। दिव्या, तुम्हारी माँ जल्दी स्वर्ग सिधार गईं। पिता ने तुम्हें ज्यादा नियंत्रित या डांटा नहीं, पर इस मामले में पिता वाकई तुम्हारे भले के लिए सोच रहा है। आशा है तुम मेरी बात मानोगी। इस बार विक्रम राठौर प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बन गया है और पिछले वर्षों के उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए मौर्य परिवार ने फैसला किया है कि एक आध्यात्मिक मूल वाली कन्या का विवाह विक्रम राठौर से कर उसे पूर्ण रूप से परिवार का सदस्य बनाया जाए। कई एल्डर्स और वरिष्ठ अपनी पोतियों को विक्रम राठौर से विवाह देने को उत्सुक हैं। ये प्राथमिकता का मौका मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर हासिल किया है। तुम्हारी उम्र भी अब बढ़ रही है, इस विषय पर विचार करो। इस पल सुरेश परिवार प्रमुख नहीं बल्कि एक पिता थे। उनकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। यदि दिव्या अपनी बड़ी बहन सीमा की तरह होनहार होती तो वे बेटी के विवाह की चिंता नहीं करते। आखिरकार साधकों का विवाह न करना सामान्य बात है, पर विक्रम राठौर का तो केवल 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है और इतनी सारी पत्नियां रख लें। दिव्या ने पिता की बातें और उनका दृढ़ रवैया देखकर होंठ भींचते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिता द्वारा उसे विक्रम राठौर से विवाह की अनुमति देना वास्तव में उन्होंने संघर्ष करके प्राप्त किया हुआ अवसर है। पर सोचने पर उसे इसका कारण समझ आ रहा था। अरावली पर्वत पर सैकड़ों मौर्य परिवार के शिष्य रहते हैं। हालांकि इन शिष्यों के पास आध्यात्मिक मूल है, पर अधिकांश की संभावनाएं सीमित हैं और नींव स्थापना की आशा बहुत कम है। निश्चित आयु पहुंचने पर परिवार द्वारा उनके विवाह तय कर दिए जाते हैं। आसपास के अन्य साधना परिवारों से संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसी तरह ये साधना परिवार विकसित होते रहते हैं और नया खून लगातार आता रहता है। विक्रम राठौर घर जमाई के रूप में मौर्य परिवार में आया था। हमेशा परिवार के साथ रहता था और व्यवहार भी अच्छा था, इसलिए उसे लगभग अपना ही समझा जाता था। अब जब उसने ताबीज निर्माण में ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई तो परिवार के एल्डर्स के लिए आध्यात्मिक मूल वाली महिला शिष्या का विवाह विक्रम राठौर से कर उसे पूर्ण रूप से परिवार से बांधना स्वाभाविक था। 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल कोई मायने नहीं रखता। विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण प्रतिभा को देखते हुए यदि मौर्य परिवार उसमें निवेश करने को तैयार है तो नींव स्थापना तो दूर की बात है, पर एनर्जी रिफाइनमेंट के अंतिम चरण तक पहुंचना संभव है। एनर्जी रिफाइनमेंट के अंतिम चरण का द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर नींव स्थापना महान साधक का भी सम्मान प्राप्त कर लेगा। और पत्नियों रखेलों की चिंता मत करो। विक्रम राठौर की वर्तमान पत्नियां साधारण मर्त्य स्त्रियां हैं। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो स्वाभाविक रूप से तुम उसकी प्रधान पत्नी बनोगी। पिता यहाँ हैं, तुम्हें कोई नुकसान कैसे होने दूंगा। बेटी के अब पहले जितना हठ न दिखाते देख सुरेश ने मौका पकड़कर और जोर लगाया। पिता की बातें सुनकर दिव्या ने होंठ सिकोड़कर चुप्पी साध ली। उसके मन में पहले मिले विक्रम राठौर की छवि उभरी, जो अब पहले जितनी घृणित नहीं लग रही थी। आखिरकार उसकी आकर्षण शक्ति को देखकर कोई भी एक दो नजर अतिरिक्त डाले बिना नहीं रह सकता, खासकर विक्रम राठौर जैसे कामुक व्यक्ति। बेटी को इस अवस्था में देखकर सुरेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्हें समझ आ गया कि वह मन में सहमत हो चुकी है। वे धीरे से बोले, तो फिर ऐसा करते हैं दिव्या, कल मैं विक्रम राठौर को बांस हृदय कुटी में आमंत्रित करूंगा। वहां तुम दोनों मिल लेना। हम। दिव्या ने बहुत धीमी आवाज में सहमति जताई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विक्रम राठौर पिछवाड़े में बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने सारे बच्चों के कारण उसने आंगन में कई खिलौने बना रखे थे। झूले, स्लाइड, सीजॉ, ट्रैम्पोलिन, लकड़ी के घोड़े, खिलौना गाड़ियां आदि। पर इस समय बच्चे कतार में लगकर उसके साथ उड़ान खेल रहे थे। वह लेविटेशन स्किल का उपयोग करके बच्चों को हवा में उड़ा रहा था, या फिर बच्चों को लकड़ी के घोड़ों और खिलौना गाड़ियों पर बिठाकर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटिंग टेक्निक से हवा में घुमा रहा था। बच्चों के मुंह से खुशी की चीखें निकल रही थीं। इतने में एक पत्नी ने आकर बताया कि फरहान आए हैं। विक्रम राठौर को तुरंत समझ आ गया कि यह उसके प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने की प्रतिक्रिया होगी। उसने पत्नियों को बच्चों पर नजर रखने को कहा और जल्दी से बैठक कक्ष में पहुंच गया। फरहान। विक्रम राठौर ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सामने खड़े विक्रम राठौर को देखकर फरहान अचानक सिर हिलाते हुए प्रसन्नता से बोले। पहले उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था, पर अब गौर से देखने पर विक्रम राठौर को देखने में सुंदर और प्रतिभाशाली युवक कहा जा सकता था। विक्रम राठौर को फरहान के भाव और व्यवहार पर कुछ आश्चर्य हुआ। विक्रम राठौर, परिवार प्रमुख ने कल तुम्हें अच्छी तरह तैयार रहने को कहा है। बांस हृदय कुटी में विवाह संबंधी मुलाकात के लिए जाना है। फरहान मुस्कुराते हुए बोले। क्या परिवार प्रमुख मुझे कल बांस हृदय कुटी में विवाह मुलाकात के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं? ये सुनकर विक्रम राठौर हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने का रहस्य खोलने पर परिवार में उसका दर्जा कुछ बेहतर होगा।
पर उसे उम्मीद नहीं थी कि परिवार प्रमुख उसे सीधे विवाह मुलाकात पर भेजेंगे। हालांकि विक्रम राठौर को जल्दी ही समझ आ गया कि यह विवाह मुलाकात साधारण नहीं होगी। विक्रम राठौर की प्रतिक्रिया देखकर फरहान हंसते हुए बोले, हाँ, तुम्हारे प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने और पिछले वर्षों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए परिवार प्रमुख ने अपनी बेटी का विवाह तुमसे तय करने का फैसला किया है। फरहान की बात सुनकर विक्रम राठौर स्तब्ध रह गया, साथ ही अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई। उसके मन में तुरंत गरिमामयी और अप्सरा जैसी मिस सीमा की छवि उभरी। पर अगले ही पल फरहान के शब्दों ने उसकी कल्पना तोड़ दी। कल तुम जाकर उनसे मिलना, अच्छा व्यवहार करना। यदि तय हो गया तो तुम वास्तव में परिवार के सदस्य बन जाओगे। तुम्हें आध्यात्मिक मूल वाली संतानें चाहिए न? दूसरी मिस दिव्या का छठी श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है। यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो भविष्य में तुम्हारी संतानें भी आध्यात्मिक मूल वाली होने की बहुत अधिक संभावना है। फरहान हंसते हुए बोले। उन्हें विक्रम राठौर पर पहले से ही अच्छा इंप्रेशन था। अब जब मौर्य परिवार उसे पूर्ण रूप से अपना बनाने जा रहा था तो उन्हें विक्रम राठौर और भी अपना लगने लगा था। दूसरी मिस। विक्रम राठौर ने ये सुनते ही तुरंत समझ लिया कि वह ज्यादा सोच रहा था। ये बड़ी मिस सीमा नहीं थी, बल्कि उनकी छोटी बहन थी, वही जिन्हें उसने एक बार बांस झील के बीच में काली सिल्क की पोशाक में देखा था। समझ में आया, आखिरकार सीमा न केवल सुंदर और प्रतिभाशाली थी, बल्कि स्वयं ताबीज मास्टर भी थीं। सामान्य परिस्थितियों में मौर्य परिवार उन्हें, खासकर विक्रम राठौर जैसे व्यक्ति से कैसे विवाह दे सकता था, पर दूसरी मिस का विवाह उससे तय करना भी छोटी बात नहीं थी। आखिरकार दूसरी मिस न केवल छठी श्रेणी का आध्यात्मिक मूल रखती थी, बल्कि परिवार प्रमुख सुरेश की बेटी भी थी। ऐसा लगता था कि प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बनने और अपनी ताबीज निर्माण प्रतिभा दिखाने के बाद मौर्य परिवार ने उस पर भारी निवेश करने का फैसला कर लिया है। वे उसे पूर्ण रूप से परिवार से बांधना चाहते थे। उस यादगार काली सिल्क की ऊंची एड़ियों और लंबी टांगों की जोड़ी को याद करके विक्रम राठौर ने सिर हिलाया और हाथ जोड़कर बोला, फरहान, कल नियत समय पर मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। हालांकि उसे अंदाजा था कि मौर्य परिवार उसके साथ संबंध गहरा करके उसे पूर्ण रूप से परिवार से बांधना चाहता है, फिर भी विक्रम राठौर को कोई घृणा या असहजता महसूस नहीं हुई। वास्तव में वह इसके लिए काफी इच्छुक था। यह इच्छा दूसरी मिस की सुंदरता, उनकी काली सिल्क की ऊंची एड़ियों या लंबी टांगों के कारण नहीं थी, बल्कि 3 वर्ष के समझौते के दौरान बाहर की यात्रा ने उसे एहसास दिलाया था कि संसार उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक और कठिन है। उसके स्वभाव के साथ इस संसार में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके अलावा अब उसके पास परिवार भी था जिसकी देखभाल करनी थी। इसलिए विक्रम राठौर ने पूरी तरह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लिया था। चूंकि उसके पास अनेक पुत्रों और आशीर्वादों की प्रणाली थी, इसलिए वह ईमानदारी से मौर्य परिवार के साथ समय बिताएगा। छिपकर तब तक इंतजार करेगा जब तक संतानें बहुत अधिक न हो जाएं, बड़ी न हो जाएं और वह नींव स्थापना चरण में सफलता प्राप्त न कर ले। उसके बाद भविष्य की सोचेगा। हालांकि ये दूसरों की छत के नीचे रहने जैसा था, फिर भी अपनी ताबीज निर्माण प्रतिभा के कारण अरावली घाटी में आने के बाद से मौर्य परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वे वाकई एक उचित साधना परिवार थे। बाहर अकेले रहने से यह कहीं अधिक सुरक्षित था। यदि इस बार परिवार प्रमुख की बेटी से विवाह हो गया तो न केवल उसे आध्यात्मिक मूल वाली पत्नी मिलेगी, बल्कि मौर्य परिवार उसे वास्तव में अपना सदस्य मानने लगेगा। तब वह परिवार में बिना किसी चिंता के और भी आराम से रह सकेगा। मौर्य परिवार छोड़कर जाने का विचार अभी भी उसके मन में था, पर वह समय अभी बहुत दूर लग रहा था और विक्रम राठौर इसे ज्यादा सोचने का इच्छुक नहीं था। जब वह समय आएगा, यदि मौर्य परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो वह भी उन्हें बुरा नहीं करेगा, भले ही वह अलग होने का फैसला कर ले। बहुत अच्छा। फरहान ने स्नेहपूर्वक विक्रम राठौर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, दूसरी मिस का मामला परिवार प्रमुख ने पहले ही तय कर लिया है। कल तुम अच्छा व्यवहार करना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मामला तय माना जाएगा। जी। विक्रम राठौर ने सिर हिलाया, फरहान को विदा किया। हालांकि उसके मन में अनायास ही दिव्या की गरिमामयी और ठंडी मुद्रा याद आ गई। पहली मुलाकात में काली सिल्क को 2 अतिरिक्त नजर डालने पर उसकी फटकार याद आई, फिर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। उसे लगा कि दूसरी मिस को संभालना आसान नहीं होगा और कल की मुलाकात का परिणाम भविष्यवाणी से परे है। आशा है परिवार प्रमुख ने अच्छी तरह बात कर ली होगी और दूसरी मिस ने अपना स्वभाव कुछ संयमित कर लिया होगा। जैसा मैं कल्पना कर रहा हूं उससे बुरा नहीं, वरना छठी श्रेणी के आध्यात्मिक मूल और परिवार प्रमुख की बेटी होने के बावजूद मुझे छोड़ना पड़ेगा। विक्रम राठौर ने गहरी सांस ली और छोड़ दी, फिर आंगन की ओर लौट गया। हालांकि वह इस विवाह के लिए काफी इच्छुक था, पर अपनी गरिमा और आत्मसम्मान खोकर वह किसी से भीख मांगने वाला नहीं था, भले ही बच्चे की मां को छठी श्रेणी का आध्यात्मिक मूल मिल जाए। अपनी गरिमा को अलग रखकर 4 पत्नियों, 6 रखेलों और 2 प्रिय रखेलियों वाला व्यक्ति होने के नाते उसके पास किसी स्वभाव वाली स्त्री को मनाने की मानसिक ऊर्जा या समय नहीं था।
भीतरी आंगन में ऐसी पत्नी जोड़ने से आसानी से उसके हरम का संतुलन बिगड़ सकता था और परिवार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती थी। पति जी, क्या फरहान कोई शुभ समाचार लेकर आए थे? उसी समय एक पत्नी ने विक्रम राठौर की ओर देखकर पूछा। हे, तुम्हारे पति ने हाल ही में ताबीज मार्ग में ब्रेक थ्रू किया है और प्रथम श्रेणी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बना दिया गया है, इसलिए फरहान कुछ बातें करने आए थे, विक्रम राठौर ने कहा। उसने यह नहीं बताया कि फरहान विवाह संबंधी चर्चा करने आए थे। आखिरकार पत्नियों को बताना कि कल उसकी अंधेरी मुलाकात ब्लाइंड डेट होने वाली है, बहुत अजीब लगता। ये बात तभी बतानी चाहिए जब मामला पक्का हो जाए। क्या मेरे पति जी मध्य श्रेणी प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर बन गए? मेरे पति सचमुच अद्भुत हैं। मेरे पति मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बन गए, इसका मतलब भविष्य में द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर भी बन सकते हैं। पति जी ने इन दिनों बहुत मेहनत की। आसपास की अन्य पत्नियां और रखेलें भी ये सुनकर हैरान और प्रसन्न हो गईं। उनकी सुंदर आंखों में आश्चर्य और खुशी चमक उठी। वे विक्रम राठौर को प्रशंसापूर्ण और पूज्य भाव से देख रही थीं। जब से विक्रम राठौर ताबीज मास्टर बना था, उन्होंने भी इस क्षेत्र के बारे में कुछ जान लिया था। वे जानती थीं कि हर आगे का कदम कितना कठिन होता है। अब विक्रम राठौर आगे बढ़ गए हैं तो परिवार में उनका दर्जा भी बढ़ेगा और वे भी पति की छाया में सम्मान पाएंगी। आसपास खेल रहे कई बच्चे हालांकि अर्थ नहीं समझे, पर माताओं के चेहरे देखकर वे भी शोर मचाने लगे। वाह, पापा बहुत शानदार हैं, पापा बहुत ताकतवर हैं। ये दृश्य देखकर विक्रम राठौर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी पत्नियों और बच्चों द्वारा इस तरह प्रशंसा और प्रेम भरी नजरों से देखे जाना सचमुच अच्छा लगता था। इससे उसका पुरुष अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो जाता था। उस रात बाद में विक्रम राठौर ने अपनी बाहों में सिमटी हुई आज रात असाधारण रूप से कोमल और सक्रिय स्त्रियों को देखा और सोचा कि उसे स्वपरिष्करण खजाना शरीर तकनीक के पहलू पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगली सुबह फरहान मानो डर रहे हों कि विक्रम राठौर भूल न जाए या सो न रहे, उसे जगाने आए। विक्रम राठौर उठा, थोड़ी तैयारी की और फरहान के साथ बांस हृदय कुटी की ओर चल पड़ा। बांस हृदय कुटी बांस झील से अधिक दूर नहीं थी। चारों ओर हरी घास और खिले फूल थे। वातावरण अत्यंत सुंदर था। महीने के पहले दिन के जीवंत व्यापार मेला छोड़कर बाकी समय यहाँ बहुत शांत और शांतिपूर्ण रहता था। दूसरी मिस जल्दी ही आ जाएंगी, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। वास्तव में दूसरी मिस का स्वभाव बहुत सरल है, बस उनसे नर्म व्यवहार करना और उनकी बात मानना। फरहान ने जाते हुए विक्रम राठौर को गंभीरता से सलाह दी। वे बाहर पहरा देने चले गए ताकि कोई आसपास न आए और मुलाकात प्रभावित न हो। आखिरकार यह मामला सुरेश बहुत गंभीरता से ले रहे थे और उन्होंने इसे फरहान पर सौंपा था। विक्रम राठौर ने सिर हिलाया, आंगन में पत्थर की मेज के पास बैठ गया। उसने बैंगनी रेत की चाय की सेवा निकाली, आध्यात्मिक चाय बनाई और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद विक्रम राठौर को मधुर और लयबद्ध टप 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 की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखा तो एक लंबी गरिमामयी आकृति मोर की तरह गर्व और उदासीन मुद्रा में सुंदर चाल से उसकी ओर बढ़ रही थी। आज की उसकी विवाह मुलाकात की साथी दिव्या। आज दिव्या ने स्पष्ट रूप से सज संवर कर आने की तैयारी की थी। उनका चेहरा हल्का श्रृंगार किए हुए था, कसे हुए गहरे नीले रंग की पोशाक पहने हुए जिसमें चमकते सितारे बिखरे हुए थे, मानो पूरा नक्षत्रमंडल उनके शरीर पर लिपटा हो। वे अद्भुत रूप से आकर्षक लग रही थीं। पिछली बार देखी गई सुनहरी कढ़ाई वाली काली पोशाक की तुलना में ये गहरी नीली तारों वाली पोशाक कहीं अधिक संयमित थी। इसमें केवल उनकी सुंदर सफेद हंसिया गर्दन और थोड़ी सी कॉलरबोन तथा नाजुक कंधे ही दिख रहे थे। फिर भी पोशाक के नीचे उभरती काया अभी भी मन को भटकाने वाली थी। टप 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 दिव्या ग्रेसफुली चल रही थीं। उनकी काली सिल्क से ढकी टांगें कभी कभी पोशाक के नीचे से झांक जाती थीं। उनके सुंदर पैरों में जड़े हुए शानदार ऊंचे जूते पोशाक से मेल खाते थे, जो तारों भरे आकाश की तरह चमक रहे थे। हर कदम पर क्रिस्प टप की आवाज के साथ तारों की छाप छूट रही थी। विक्रम राठौर बस उन्हें एक एक ग्रेसफुल कदम बढ़ाते देखता रहा। सुंदरता का आनंद तो लेना चाहिए। यदि वह जानबूझकर की गई उनकी तैयारी को नजरअंदाज कर देता तो उनकी मेहनत का अपमान होता। ये कहना चाहिए कि जब सुंदरता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो सब कुछ चाल ढाल और ग्रेस पर निर्भर करता है। सामने खड़ी दूसरी मिस ऊंची और सुंदर काया, आश्चर्यजनक और गरिमामयी चेहरा अपने अंदर से उदासीनता और गरिमा की छाप छोड़ रही थी। ऐसी उपस्थिति जो देखने वाले को अनायास ही सम्मोहित कर देती है और अपने को अयोग्य महसूस कराती है। फिर भी उसी छाप में किसी को जीतने की तीव्र इच्छा भी जागृत हो सकती है। विक्रम राठौर मिस दिव्या को प्रणाम करता है। विक्रम राठौर ने अपनी नजर वापस की, उठकर दिव्या को विनम्रता से अभिवादन किया। उसकी मुद्रा परिष्कृत और सुसंस्कृत थी। हालांकि सामने खड़ी स्त्री की आकर्षकता उसके सौंदर्य बोध को छू रही थी, फिर भी विक्रम राठौर ने बहुत तूफानों का सामना किया था। वह काफी अनुभवी था। उसके पास अनुभव से प्राप्त संयम और मानसिक दृढ़ता थी। आपको इंतजार करवाया।
दिव्या की ठंडी मुद्रा कुछ नर्म हुई और उन्होंने विक्रम राठौर को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। जिस प्रकार विक्रम राठौर उन्हें देख रहा था, उसी तरह दिव्या भी उसे परख रही थी। शायद आज की मुलाकात के कारण उनका मनोभाव अलग था। उन्हें विक्रम राठौर पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रहे थे। उनके चेहरे के अलग अलग अंग विशेष रूप से नाजुक नहीं थे, पर समग्र रूप से सामंजस्यपूर्ण और उचित संतुलन था, जो उनकी आकर्षकता को बढ़ा रहा था। देखने में बेहद सुंदर और आरामदायक लगते थे। इसके साथ विक्रम राठौर की कोमल दृष्टि और शांत, अविचलित मुद्रा ने दिव्या को वसंत की गर्माहट का एहसास करा दिया। सौंदर्य के प्रति आकर्षित दिव्या को, जो शुरू में विक्रम राठौर से विवाह करने के प्रति कुछ प्रतिरोध रखती थी, अब ऐसा लगने लगा कि उनसे विवाह करना अस्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि विक्रम राठौर की जन्मजात प्रतिभा कमजोर थी, मात्र 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल। फिर भी ताबीज निर्माण में उनकी असाधारण प्रतिभा और इतने आकर्षक रूप को देखते हुए वे वाकई गुणवान और रूपवान थे। यदि कोई कमी बतानी ही हो तो एक ही थी, उनकी पत्नियों और रखैलों की संख्या अधिक थी। हालांकि इस मामले में दिव्या को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। न केवल अपने पद और परिवार पृष्ठभूमि का, बल्कि अपने सौंदर्य और आकर्षण का भी। उन्होंने अभी अभी विक्रम राठौर की नज़र को अच्छी तरह पकड़ लिया था और मन में थोड़ा गर्व महसूस कर रही थी। मैं भी अभी अभी पहुंची हूं, उन्होंने कहा। दिव्या का रवैया उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। ये देखकर विक्रम राठौर को लगा कि विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। उन्होंने चायदानी उठाए और स्वयं दिव्या के लिए चाय डालते हुए बोले, इस तरह मिस दिव्या से फिर मिलने की उम्मीद नहीं थी। पिछली मुलाकात में मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, विक्रम राठौर ने चाय का कप उठाकर टोस्ट की मुद्रा में कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस घटना को याद रखेंगे। विक्रम राठौर द्वारा पिछली मुलाकात का जिक्र करते ही दिव्या की भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। आखिरकार उनकी पहली मुलाकात विक्रम राठौर के साथ बहुत सुखद नहीं थी। मुख्यतः विक्रम राठौर का उस समय का व्यवहार और उनकी ख्याति के कारण उनका उन पर बुरा इंप्रेशन बना था। निश्चित रूप से याद है। मिस दिव्या के असाधारण सौंदर्य और गरिमा को देखने के बाद भला कैसे भूल सकता था। वह घटना मेरे मन में हमेशा अंकित रही है और हर बार सोचते ही अपनी अशिष्टता के लिए खुद को कोसता हूं। अब लगभग 2 वर्ष बाद अंततः मिस दिव्या से फिर मिलने का अवसर मिला और व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांग सका। विक्रम राठौर के चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी, पर वे बकवास बोलने लगे थे। आखिरकार फरहान ने कहा था कि दूसरी मिस का स्वभाव थोड़ा लाडला है, पर वे अभी भी काफी सरल हैं। चापलूसी भरे शब्द और उनकी बातों में साथ देना काम कर जाएगा। यदि इतना भर करना था तो 6ठी श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाली संतान के लिए विक्रम राठौर तैयार था। वह बात मैं बहुत पहले भूल चुकी हूँ। उस समय मेरा मूड खराब था, इसलिए स्वर कुछ कठोर हो गया था, दिव्या ने स्वीकार किया। कहावत है न मुस्कुराते चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारते। विक्रम राठौर के ईमानदार भाव देखकर दिव्या को कुछ शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ग्रेसफुली अपनी पोशाक का किनारा संभाला और बैठ गईं, चाय का घूंट लेते हुए। बात शुरू होने के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान विक्रम राठौर को दिव्या का स्वभाव अपनी कल्पना से कहीं बेहतर लगा। उनका चरित्र बुरा नहीं था, परिवार की लड़की जैसा, थोड़ा रिजर्व, दूसरों द्वारा पहल करने की प्रतीक्षा करने वाला। इसके अलावा वे ज्यादा मुस्कुराती भी नहीं थीं। इससे हमेशा उनके चेहरे पर हल्की ठंडक बनी रहती थी। वास्तव में वे इतनी अलूफ नहीं थीं, न ही दूर रहो वाली। कुटी के बाहर फरहान अपनी शक्ति से अंदर की बातचीत सुन रहे थे। वृद्ध के चेहरे पर कमल जैसी मुस्कान खिली हुई थी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि विक्रम राठौर को कई पत्नियां रखने में निपुणता है, व्यर्थ नहीं। फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया और बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। उनके अनुसार चूंकि दिव्या विक्रम राठौर से बातचीत जारी रख रही थी, तो प्रस्ताव आधा सफल माना जा सकता था। बांस हृदय कुटी के अंदर विक्रम राठौर और दिव्या आमने सामने बैठे चाय पीते हुए अनौपचारिक बातें कर रहे थे। संसार में वाकई बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार चीजें हैं, पर मुझे स्वीकार करना होगा कि इन विषयों में मेरी जानकारी सीमित है। यदि मिस दिव्या को इच्छा हो तो मैं आपको साथ लेकर घूमने देखने ले जा सकता हूं, उन्होंने प्रस्ताव दिया। और स्त्रियों की बात करें तो सांसारिक जगत में आप जैसी अप्सरा कहाँ मिल सकती है। निश्चित रूप से मिस दिव्या को पहली मुलाकात याद होगी, जब आपकी दिव्यता देखकर मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था, वे प्रशंसा करते हुए बोले, स्वर संतुलित रखते हुए और आंखें साफ। वास्तव में अधिकतर समय उन्होंने दिव्या पर अपनी नजर भी नहीं टिकने दी। विक्रम राठौर दिव्या से विवाह करना चाहते थे, उनसे संतान चाहते थे, पर वह गुलाम की तरह खुद को गिराकर भीख नहीं मांगने वाले थे। इसके अलावा उन्हें विश्वास था कि दिव्या जैसी स्त्री के सामने अत्यधिक चापलूसी करना उल्टा पड़ सकता है। इसलिए विक्रम राठौर ने पूरी तरह संयमित मुद्रा बनाए रखी। पिछले 4 वर्षों में मौर्य परिवार में रहते हुए विक्रम राठौर को लगा कि उनकी सबसे बड़ी प्रगति उनके मनोभाव और भावुक परिपक्वता में हुई है। सौंदर्य समय की अनिवार्यता में है, वसंत के फूल, शरद की चांदनी, ग्रीष्म के दिन, शीत की बर्फ। यदि तुम खिलोगे तो मन समीर स्वयं आएगा। यदि हृदय शांत है तो मुस्कान भी शांत होगी।
अमर सौंदर्य तकनीक, द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर कौशल, 9 नेदरहाउंड, ये सब विक्रम राठौर को एक खिलते फूल की तरह महसूस करा रहे थे। मन समीर गुजर रहा था तो मधुमक्खियां और तितलियां स्वाभाविक रूप से नाचने आ जाएंगी। इसके अलावा भीख मांगकर, झुककर, आत्मसम्मान गंवाकर स्त्री जीतना बाद में बहुत अधिक भावनात्मक मूल्य प्रदान करने, समय और प्रयास खर्च करने वाला होता है, जिससे हरम का संतुलन बिगड़ सकता है। विक्रम राठौर का भाग्य किसी एक स्त्री पर अधिकांश समय और ऊर्जा खर्च करने का नहीं था। उस समय मैं अपनी बड़ी बहन के साथ थी। आप मुझे देखकर चकित रह गए, पर क्या बहन को देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ? दिव्या की ठंडी मुद्रा में हल्की खुशी झलकी। उन्होंने अपनी काली सिल्क वाली टांगें क्रॉस करके आकर्षक मुद्रा बनाते हुए पूछा। विक्रम राठौर ने थोड़ा उठकर चायदानी उठाए और कप भरते हुए अपनी नजर क्रॉस हुई टांगों पर डाली, मानो दिव्या को संकेत दे रहे हों कि वे उनकी सुंदरता से क्यों मोहित हैं। ये क्रिया दिव्या को अप्रिय नहीं लगी, उल्टा उनके मन में गुप्त आनंद हुआ। बचपन से उनकी बड़ी बहन सीमा हमेशा उनसे आगे रही, परिवार के एल्डर्स की अधिक प्रशंसा पाती रहीं। उनके कपड़ों पर भी टिप्पणियां होती थीं। अब विक्रम राठौर की खुली प्रशंसा ने उन्हें संतुष्टि का एहसास कराया। मिस सीमा तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी हैं, वाकई अद्भुत और अनुपम। इससे पहले मैं मिस सीमा को 2-3 बार देख चुका हूं, पर मिस दिव्या को देखते समय जो हृदय स्पंदन हुआ, वह नहीं हुआ। मुझे एक कविता की पंक्ति याद आ गई जो पहले सुनी थी, स्वर्ण वायु और ज़ैडोस जब मिलते हैं तो सांसारिक जगत के असंख्य सुखों से बढ़कर होते हैं। मिस दिव्या को देखते ही मुझे यही एहसास हुआ। एक झलक मात्र भी असंख्य सुखों से बढ़कर थी। विक्रम राठौर बोलते हुए दिव्या की ओर सच्ची दृष्टि से देख रहे थे। स्वर्ण वायु और ज़ैडोस जब मिलते हैं, ये पंक्ति बहुत सुंदर है। क्या आपने इसे संसार में सुना था? दिव्या की सुंदर आंखें चमक उठीं। उनकी ठंडी मुद्रा पर हल्की मुस्कान फैल गई, मानो निर्जन कमल खिल उठा हो। क्या दूसरी मिस को कविता पसंद है? विक्रम राठौर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर उन्हें फरहान की बात याद आई कि दूसरी मिस साधना को बहुत गंभीरता से नहीं लेती हैं और अब 20 के आसपास उम्र है, तो ऐसे शौक होना अस्वाभाविक नहीं। हाँ, संसार में सुना था। पूरी कविता है, कुशल बादल शर्माते हैं, तारे दुखड़ा सुनाते हैं। पर मैं अच्छी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका पूरा अर्थ नहीं समझता। बस समय के अनुरूप और अपनी भावना से मेल खाती लगी थी। इस कविता के पीछे एक कहानी भी है। यदि मिस दिव्या को इच्छा हो तो सुना सकता हूँ, विक्रम राठौर मुस्कुराते हुए बोले। अवश्य, दिव्या ने सिर हिलाया, अपनी नाजुक थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाते हुए। 4 वर्ष से अधिक समय बाद दूसरे संसार से आए विक्रम राठौर को अपने मन में पड़ी ज्ञान की बची खुची टुकड़ियों का उपयोग मिल गया। इस तरह उनकी बातचीत 1 घंटे से अधिक समय तक चलती रही। बातचीत के दौरान दिव्या बहुत प्रसन्न थीं। विक्रम राठौर के प्रति उनका इंप्रेशन बहुत बेहतर हो गया था और वे कुछ हद तक उनसे विवाह करने को तैयार थीं। पर एक स्त्री का संकोच और गर्व उन्हें रोक रहा था। उन्होंने होंठ भींचकर कहा, विक्रम राठौर, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आप मेरी कुछ शर्तों से सहमत हो जाएं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। मिस दिव्या, कृपया बताएं, विक्रम राठौर ने मुस्कुराते हुए और विनम्रता से सिर हिलाया। यदि मैं आपसे विवाह करती हूं तो मुझे प्रधान पत्नी का स्थान मिलना चाहिए। मेरे बाद आप कोई और पत्नी या रखैल नहीं रख सकते। आप मुझे संतान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और भी, दिव्या ने शर्म को दबाते हुए ठंडी और अविचलित मुद्रा में अपनी शर्तें एक एक करके रख दीं। जी, ये शर्तें सुनकर विक्रम राठौर मन ही मन जी चिल्ला उठे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह विवाह प्रस्ताव असफल होने वाला है। वास्तव में दिव्या की शर्तें उन्हें बहुत ज्यादा नहीं लगीं। वे केवल प्रेम की चाह रखने वाली युवती की आध्यात्मिक अपेक्षाएं थीं। उन्होंने भौतिक बातें मुश्किल से की थीं। यदि विक्रम राठौर साधारण व्यक्ति या सामान्य साधक होते जो शांत जीवन चाहते तो ये शर्तें कोई समस्या नहीं होती। पर अनेक संतानों के आशीर्वाद प्रणाली के साथ विक्रम राठौर का भाग्य महान प्रेमी का था। वे एक वृक्ष के लिए पूरे वन को नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि वे अभी सहमत होकर बाद में निपट सकते थे, पर विक्रम राठौर ऐसा नहीं करना चाहते थे। वे किसी के भावनाओं से खेलना भी पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा वे अभी भी मौर्य परिवार में निम्न स्थिति में थे। अभी सहमत होना मतलब बाद में उसे पूरा करना पड़ता। मिस दिव्या, मैं आपकी भावना समझता हूँ, विक्रम राठौर बोले। हालांकि आपकी शर्तों पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। विक्रम राठौर ने क्षमा मांगते हुए कहा। आपको विचार करना है? दिव्या स्तब्ध रह गईं, उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था। बातचीत के दौरान विक्रम राठौर ने कई संकेत दिए थे कि उन्हें वह पसंद हैं। इसके अलावा उन्हें लगा था कि चूंकि वे स्वयं विवाह करने को तैयार हैं, विक्रम राठौर को तो खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए। पर अब विक्रम राठौर कह रहे हैं कि उन्हें सोचना है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें विवाह के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? उनका गर्वीला स्वभाव इस अपमान को सहन नहीं कर सका। अचानक दिव्या का सुंदर चेहरा 1000 वर्ष पुरानी हिम्मत की तरह जमा हुआ ठंडा हो गया। वे तेजी से उठीं और ऊंची एड़ियों की टप टप आवाज के साथ कुटी से बाहर चली गईं।
विक्रम राठौर ने दिव्या की एलिगेंट जाती हुई आकृति को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। ऐसी सुंदरता अभी उनके बस की बात नहीं थी। दूसरी मिस, क्या हुआ? कुटी के बाहर प्रतीक्षा कर रहे फरहान ने दिव्या को ठंडे चेहरे के साथ तेजी से जाते देखा तो हैरान रह गए। क्या वे अभी अभी अच्छी बातचीत नहीं कर रहे थे? वे जल्दी से उनके पीछे चल दिए। फरहान, परिवार प्रमुख, दूसरी मिस दिव्या का विवाह मुझसे करने को तैयार हैं। मैं वाकई अभिभूत और प्रसन्न हूँ। मैं दूसरी मिस दिव्या से बहुत प्रभावित भी हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। विक्रम राठौर ने कड़वी मुस्कान के साथ फरहान की ओर देखा, जो जवाब तलब करते हुए आए थे। मेरी पहले से ही इतनी सारी पत्नियां और बच्चे हैं। इसके अलावा जब मैंने पहली बार साधना शुरू की थी तो मैंने जीवन भर 100 स्त्रियों से विवाह करने और सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा की थी। जबकि दूसरी मिस दिव्या जो चाहती हैं, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो, पर यह मैं न तो कर सकता हूं और न ही कभी कर पाऊंगा। इसलिए, हालांकि दूसरी मिस दिव्या और मेरा मिलना तो भाग्य था, पर साथ निभाना हमारे भाग्य में नहीं है। यदि हम सचमुच पति पत्नी बन भी गए तो ये मुद्दे भविष्य में कलह के बीज बन सकते हैं। यदि कलह हुई तो मैं परिवार प्रमुख सुरेश के विश्वास और पालन पोषण को धोखा दूंगा। मुझे उनका मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। विक्रम राठौर के चेहरे पर पूरी ईमानदारी और गंभीरता झलक रही थी। फरहान का झुर्रीदार चेहरा विक्रम राठौर की बातें सुनकर हल्का सा फड़का। 100 स्त्रियों से विवाह और सैकड़ों बच्चों का ऐलान उनके लिए सचमुच बहुत था। उनका मन हुआ पूछने को कि क्या तुम प्रजनन का सुअर हो? पर सोचने पर 4 वर्ष से थोड़े अधिक समय में विक्रम राठौर के पास पहले ही 12 स्त्रियां थीं और संतानें पैदा करना कभी रुका नहीं था। ऐसा लगता था कि वे वाकई उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। फरहान ने गहरी सांस छोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मुलाकात में दिव्या तो सहमत हो गईं, पर विक्रम राठौर ने मना कर दिया। हालांकि विक्रम राठौर के कारण कितने भी हल्के क्यों न लगें, वे समझ में आने वाले और कुछ हद तक तर्कसंगत थे। विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण प्रतिभा असाधारण थी, पर अभी वह केवल संभावना थी, पूरी तरह शक्ति में परिवर्तित नहीं हुई थी। यदि दोनों का विवाह हो जाता तो तकनीकी रूप से दिव्या का पलड़ा भारी रहता। दिव्या के स्वभाव को देखते हुए दोनों में अधिक छूट विक्रम राठौर को ही देनी पड़ती। यदि विक्रम राठौर स्वेच्छा से छूट देने को तैयार होते तो ठीक था, पर यदि विक्रम राठौर के कहे अनुसार स्थिति हुई और दोनों में वैवाहिक कलह हो गई तो मौर्य परिवार क्या करता? दिव्या का पक्ष लेता? स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं हो सकता था। विक्रम राठौर की ताबीज निर्माण में असाधारण प्रतिभा को देखते हुए यदि वह आगे बढ़कर अपनी संभावना को शक्ति में बदल ले तो परिवार में उनका स्थान जल्द ही अतिथि एल्डर के बराबर हो जाता। ऐसा करना स्पष्ट रूप से विक्रम राठौर को आहत करता और परिवार से दूर ले जाता। मौर्य परिवार का सीधी रेखा की महिला सदस्य से विवाह कर विक्रम राठौर को बांधने का रणनीतिक उद्देश्य था। ऐसी स्थिति में यह बहुत चतुर बनने वाला मामला हो जाता और परिणाम उल्टा हो जाता। पर यदि विक्रम राठौर का पक्ष लिया जाता तो परिवार प्रमुख सुरेश मुश्किल स्थिति में फंस जाते। इसलिए यदि विक्रम राठौर और दिव्या का विवाह होकर कलह हुई तो मौर्य परिवार दोनों तरफ से मुश्किल में पड़ जाता। ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं इसे परिवार प्रमुख को वैसा ही बतला दूंगा। फरहान ने विक्रम राठौर के कंधे पर हाथ रखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार यह मामला दोनों पक्षों की स्वेच्छा पर निर्भर था। वे विक्रम राठौर पर जोर नहीं डाल सकते थे। ईमानदारी से कहें तो मौर्य परिवार का झुकाव विक्रम राठौर की तरफ ही अधिक था। धन्यवाद फरहान, विक्रम राठौर ने अपराधबोध भरी मुस्कान के साथ कहा। वे मूल रूप से इस अवसर का उपयोग करके नितिन के बच्चों का मामला सुरेश के सामने रखना चाहते थे। देखते कि क्या वे नितिन की 50 संतानों की संख्या कम करने या घटाने की अनुमति दे देते हैं। पर अब इस घटना के बाद उन्हें ये बात उठाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने इसे फिलहाल टाल दिया और भविष्य में कोई दूसरा अवसर देखने का फैसला किया। उसने कहा कि वह 100 स्त्रियों से विवाह करना चाहता है, सैकड़ों बच्चे पैदा करना चाहता है। सुरेश फरहान की रिपोर्ट सुनकर कुछ देर के लिए बोलने को शब्द नहीं ढूंढ पाए। क्या ये व्यक्ति परिवार को 100 वर्ष में जो हासिल होता है उसे कुछ दशकों में पूरा करना चाहता है? ऐसा लगता था कि विक्रम राठौर ने साधना को पूरी तरह त्याग दिया है और केवल संतान उत्पन्न करने पर ध्यान देना चाहता है। पर उनकी 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक मूल को देखते हुए उन्हें कुछ समझ भी आ रहा था। हाँ, परिवार प्रमुख, हालांकि यह मजाक जैसा लगता है, पर मुझे लगता है कि विक्रम राठौर इस बारे में काफी गंभीर हैं। ये दूसरी मिस से विवाह टालने का बहाना नहीं लगता, फरहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सुरेश ने सुनकर सिर हिलाया, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, लगता है मैंने इस मामले पर पर्याप्त विचार नहीं किया। चाहे विक्रम राठौर के शब्द बहाना हो या सत्य, उन्हें उन पर कोई दोष नहीं था। परिवार प्रमुख होने के नाते उनमें दूसरों को सहन करने की क्षमता थी। परिवार के हितों के लिए वे विक्रम राठौर को दोषी नहीं ठहरा सकते थे। इसके अलावा इस विवाह के मामले में वे हमेशा अपनी बेटी दिव्या के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा था कि विक्रम राठौर उनकी बेटी के लिए उत्तम जोड़ा हैं।
उन्होंने कभी विक्रम राठौर की इच्छा और विचारों पर ध्यान नहीं दिया। उनके मन में एक अचेतन घमंड भी था। वे सोचते थे कि यदि वे अपनी बेटी विक्रम राठौर को दे रहे हैं तो वह इतना कृतज्ञ होगा कि मना नहीं कर सकेगा। पर अब सोचने पर विक्रम राठौर की बातें तर्कसंगत लग रही थीं। सैकड़ों बच्चों की इच्छा को अलग रखें तो उनके व्यक्तित्व भी मेल नहीं खाते थे। भविष्य में कलह हो गई तो अभी वे विक्रम राठौर को नियंत्रित कर सकते हैं, पर बाद में भले ही वे मौर्य परिवार के प्रमुख हों, वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर हमेशा दबाव नहीं डाल सकते थे। अन्य एल्डर्स भी सहमत नहीं होते। इसके अलावा विक्रम राठौर ने जो कहा था वह मौर्य परिवार के हित को ध्यान में रखकर कहा गया था। इससे पता चलता था कि उन्हें परिवार के प्रति कुछ लगाव है। उनका इरादा अच्छा था। सुरेश ने फिर एक लंबी सांस ली। वे अब केवल एक चिंतित पिता थे, सोचते हुए कि उनकी बेटी का गुस्सा कुछ कम हुआ था और वह विक्रम राठौर के जवाब का इंतजार करने को तैयार थी। इससे पता चलता था कि दिव्या को विक्रम राठौर से अच्छा इंप्रेशन हुआ था। पर अब विक्रम राठौर ने मना कर दिया तो उन्हें अपनी बेटी का सामना करने या इस विषय पर क्या कहने में कुछ असमंजस हो रहा था। सिरदर्द। 2 दिन बाद विक्रम राठौर को एक और विवाह प्रस्ताव मिला। अब उन्हें समझ आ गया कि मौर्य परिवार के उच्च अधिकारी उन्हें परिवार की किसी महत्वपूर्ण महिला से विवाह कराकर ही छोड़ने वाले हैं। तभी वे वास्तव में परिवार के सदस्य और मौर्य परिवार के दामाद माने जाएंगे। हालांकि उन्होंने पहले मौर्य परिवार की 9 सांसारिक स्त्रियों से विवाह और रखैलें रख ली थीं, फिर भी परिवार के उच्च अधिकारियों की नज़र में यह उन्हें सच्चा दामाद नहीं बनाता था। इस बार विवाह प्रस्ताव काजल का था, जो मौर्य परिवार की चौथी एल्डर की पोती थीं। इस वर्ष 18 वर्ष की, 7वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल, नाजुक और प्यारी, आज्ञाकारी और समझदार स्वभाव वाली। शायद दिव्या वाली घटना के बाद मौर्य परिवार ने जानबूझकर एक आज्ञाकारी और समझदार लड़की चुनी थी। विवाह मुलाकात बहुत सुचारू रूप से हुई। दोनों की मुलाकात के बाद दोनों पक्ष सहमत हो गए और अगले दिन मौर्य परिवार ने उनका विवाह तय कर दिया। विवाह की तिथि 18 दिन बाद रखी गई, जो चंद्र कैलेंडर के अनुसार शुभ दिन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच एक प्राचीन और अनोखे सुंदर छोटे भवन के अंदर पटाक एक खूबसूरत नक्काशीदार फूलदान जमीन पर दे मारा गया, जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जमीन पर बिखरे टुकड़ों में एक सुंदर चेहरा दिख रहा था, जो ठंडे गुस्से से भरा हुआ था। कमरे में दिव्या एक के बाद एक फूलदान तोड़ती रहीं, गुस्सा उतारती रहीं, जब तक कि शांत नहीं हो गईं। बताओ, क्या विक्रम राठौर जानबूझकर पिछली घटना का बदला ले रहे हैं? दिव्या ने अचानक सिर उठाया, आंखें थोड़ी लाल किए हुए अपनी निजी दासी डॉली की ओर देखा। बांस हृदय कुटी से निकलने के बाद उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था और वे विक्रम राठौर को एक और मौका देने पर विचार कर रही थीं। बस विक्रम राठौर को माफी मांगने आना था, वे अभी भी उनसे विवाह करने को तैयार थीं। पर आश्चर्य ये कि विक्रम राठौर ने सीधे मना कर दिया और मात्र 2 दिन बाद उनकी चचेरी बहन, चौथी एल्डर की पोती काजल से उनका विवाह तय हो गया। उनके उच्च गर्व वाले स्वभाव के लिए यह अपमान जैसा था। मिस, ऐसा कैसे हो सकता है? दासी डॉली सावधानी से बोली, विक्रम राठौर तो आपको प्रसन्न करने के लिए उतावले रहेंगे। मैंने सुना है कि विक्रम राठौर ने इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि वे आप जैसे योग्य नहीं हैं। वे अभी भी पत्नियां रखेलें रखकर बहुत सारी संतानें चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मिस काजल को चुना। दिव्या अच्छी तरह जानती थीं कि विक्रम राठौर जानबूझकर उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। उनके पिता सुरेश भी उन्हें समझाने और सांत्वना देने आए थे, पर वे इस अपमान को पचा नहीं पा रही थीं। दिव्या की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं, सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, विक्रम राठौर, मैं तुमसे 10 गुना 100 गुना बेहतर पुरुष ढूंढ लूंगी और तुम्हें पछतावा दिलाऊंगी। विक्रम राठौर और काजल के विवाह तय होने के बाद उनके पिछवाड़े की अनेक पत्नियां और रखेलें स्वाभाविक रूप से इस खबर से अवगत हो गईं। हालांकि पिछवाड़े में सामंजस्य था और सभी स्त्रियां सुशील एवं कोमल स्वभाव की थीं, फिर भी ऐसी खबर सुनकर कुछ के मन में उदासी और क्षोभ की हल्की सी लहर दौड़ गई। न केवल विक्रम राठौर एक और पत्नी ले रहे थे, इसके पीछे मौर्य परिवार के कारण भी थे। आखिरकार इन स्त्रियों में अदिति को छोड़कर बाकी सभी मौर्य परिवार की बेटियां थीं। अब जब विक्रम राठौर का परिवार में दर्जा बढ़ गया था, तो परिवार एक एल्डर की आध्यात्मिक मूल वाली पोती का विवाह विक्रम राठौर से कर रहा था, और वह भी पूरे औपचारिक रूप से, मंगनी, दहेज और भव्य विवाह के साथ। इससे वे स्वाभाविक रूप से कुछ असहज महसूस कर रही थीं। सामान्य दिनों में हालांकि पत्नियों और रखेलों में भेद था, पर स्तरों में विभाजन नहीं था। सब कुछ विक्रम राठौर की स्नेह पर निर्भर था। एक बार एल्डर की यह पोती उनकी पत्नी बन गई तो प्रधान पत्नी का स्थान स्वाभाविक था। सब बहनों, चिंता मत करो, मैं तुम सब के प्रति हमेशा निष्पक्ष रहा हूं और भविष्य में प्रत्येक के लिए भव्य विवाह का आयोजन करके पूरा करूंगा। विक्रम राठौर ने भी अपनी पत्नियों और रखेलों के उदास चेहरों को देखा और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। ये पत्नियां रखेलें कई वर्षों से उनके साथ थीं। सभी ने उनसे 2-2 संतानें दी थीं और वर्तमान में तीसरी की उम्मीद थी, इसलिए भावनाएं गहरी थीं। धन्यवाद पति जी, हम ठीक हैं।
परिवार द्वारा मिस काजल का विवाह पति जी से तय करना भी उनके प्रति उच्च सम्मान दर्शाता है। हालांकि स्त्रियों के मन में उदासी थी और खेद था कि उन्होंने पति को उच्च स्थान दिलाने में मदद की, फिर भी उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उन्हें एहसास था कि यही वास्तविकता है। विक्रम राठौर के वर्तमान पद और प्रतिष्ठा को देखते हुए वे, जो बिना आध्यात्मिक मूल वाली सांसारिक स्त्रियां थीं, खुद को उनके योग्य नहीं समझती थीं। विक्रम राठौर की पत्नी रखेल बनना पहले ही उनके लिए सौभाग्य की बात थी। यह उनकी कई बहनों, सहेलियों और परिचितों से कहीं बेहतर स्थिति थी। इसके अलावा इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद वे विक्रम राठौर के स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुकी थीं। वे जानती थीं कि उनका पति हृदयहीन नहीं है, जो नई प्रेमिका पाकर पुरानी को भूल जाए। उस रात विक्रम राठौर अपनी पत्नियों और रखेलों को सांत्वना देने पहुंचे। शायद दिन की घटनाओं से उत्तेजित होकर प्रत्येक रखेल ने विशेष प्रयास किया। सभी एक साथ आए और अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया। बाद में विक्रम राठौर बिस्तर पर लेटे अपनी बाहों में सिमटी स्त्रियों को देखकर मन ही मन सोचने लगे, सचमुच पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। उनकी पत्नियां रखेलें पहले इतनी चतुराई भरी कलाएं नहीं जानती थीं। हाल ही में विराज द्वारा भेजी गई आयशा और जोया के संपर्क के बाद उन्होंने इतनी नई नई तरकीबें सीख ली थीं। यदि रोज ऐसा ही चलता रहा तो सहन कैसे होगा। पलक झपकते 18 दिन बीत गए। विक्रम राठौर और काजल का विवाह समारोह शुरू हुआ। विक्रम राठौर के पिछले 2 विवाहों की साधारण रस्मों के विपरीत यह विवाह बहुत औपचारिक और उत्सवपूर्ण था। पूरी अरावली पर्वत पर उत्सव का माहौल था। रोशनी, सजावट और बड़े बड़े लाल लालटेन लटकाए गए थे। उस दिन विक्रम राठौर भी जल्दी उठ गए। 2 स्त्रियों ने उन्हें सजाया, बाल संवारे, सोने का मुकुट पहनाया और लाल रेशमी वर वस्त्र पहनाए। फिर छाती पर बड़ा लाल फूल लगाकर वे आध्यात्मिक घोड़े पर सवार हुए, बारात का नेतृत्व किया और चौथी एल्डर के निवास स्थान पर शान के साथ पहुंचे, दुल्हन की पालकी लेने। चूंकि दोनों परिवार अरावली घाटी में रहते थे और दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए विक्रम राठौर ने अग्निमय लाल दुल्हन वेश और फीनिक्स मुकुट व रंगीन वस्त्र पहने काजल को पालकी में बिठाकर पूरी अरावली पर्वत की परिक्रमा कराए। रास्ते में बहुत से मौर्य परिवार के शिष्य विवाह देखने आए थे। मुझे अभी भी याद है, 4 वर्ष पहले मैं यहीं खड़ा था जब विक्रम राठौर घर जमाई बनकर हमारे मौर्य परिवार में आए थे। कौन सोच सकता था कि मात्र 4 वर्ष बाद वे हमारी काजल से विवाह कर रहे होंगे। कोई उपाय नहीं, इतनी अच्छी ताबीज निर्माण प्रतिभा वाले को कौन दोष दे। सचमुच प्रजनन के लिए लाए गए दामाद में ऐसी ताबीज निर्माण प्रतिभा होगी, किसने सोचा था। मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर, और वह भी मात्र 3.5 वर्ष में। यहां तक कि बहन सीमा की ताबीज निर्माण प्रतिभा से भी आगे। चौथी एल्डर शायद इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए काजल का विवाह कर रही हैं। काजल शाखा की बहन से विवाह करके और चौथी एल्डर की देखभाल पाकर विक्रम राठौर सचमुच ऊंचा उड़ गए। विक्रम राठौर का तो केवल 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है, इस जीवन में नींव स्थापना की कोई उम्मीद नहीं। नींव स्थापना, मेरा तो 6ठी श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है, फिर भी बिना किसी भाग्यशाली अवसर के मैं नींव स्थापना का सपना नहीं देख सकता। पर यह विक्रम राठौर सचमुच बहुत बदल गया है। मुझे याद है जब वे पहली बार आए थे तो बहुत साधारण लगते थे, अब तो काफी आकर्षक लगते हैं। वे हमेशा स्त्रियों में मग्न रहते हैं, निश्चित रूप से कोई यौवन और सौंदर्य बनाए रखने वाली साधना तकनीक का अभ्यास किया होगा। काश मैंने पहले ही विक्रम राठौर से विवाह कर लिया होता। कई मौर्य परिवार के शिष्यों ने आध्यात्मिक घोड़े पर सवार सुंदर और लंबे विक्रम राठौर को काजल से विवाह करते देखकर प्रशंसा और ईर्ष्या भरे शब्द कहे। मात्र 4.5 छोटे वर्षों में कई ने विक्रम राठौर को प्रजनन दामाद के रूप में परिवार में प्रवेश करते देखा था। फिर ताबीज प्रशिक्षु, ताबीज मास्टर, अरावली घाटी में स्थानांतरण और अब चौथी एल्डर की पोती से विवाह। विक्रम राठौर के साथ आए अमर अंकुर दामादों ने आध्यात्मिक घोड़े पर सवार उन्हें देखा तो अंदर से असीम ईर्ष्या हुई, मानो ये सपना हो। उस समय वे सभी नीला बादल संप्रदाय द्वारा असफल होकर मौर्य परिवार में दामाद बनकर आए थे। अब 4.5 वर्ष बीत गए, वे अभी भी मौर्य परिवार के लिए प्रजनन कर रहे थे। 20 वर्ष में 50 संतानें देने का कार्य पूरा करने में लगे थे, जबकि विक्रम राठौर पहले ही मौर्य परिवार की चौथी एल्डर की सीधी पोती आध्यात्मिक मूल वाली साधिका से विवाह कर चुके थे। जानना चाहिए कि यह चौथी एल्डर प्रथम श्रेणी शीर्ष स्तर की ताबीज मास्टर हैं। परिवार में असाधारण स्थान रखने वाली चौथी एल्डर की पोती से विवाह ने सबको ईर्ष्या दिला दी। भीड़ में नितिन ये दृश्य देख रहे थे। उनके और विक्रम राठौर के परिवार में आने के पुराने दिनों को याद करके उनके मन में भी मिले जुले भाव थे। फिर भी उन्हें विक्रम राठौर की खुशी पर प्रसन्नता हो रही थी। विक्रम राठौर आध्यात्मिक घोड़े पर सवार अपने ऊपर पड़ रही विभिन्न नजरों को महसूस करते हुए वसंत की हवा पर सवार होने वाले गर्व का कुछ एहसास कर रहे थे। उन्हें लगा कि मौर्य परिवार में इतने दिन सहन करने के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है। हालांकि उनके मन में पूरी स्पष्टता थी कि इस संसार में बलवान का शासन और शक्ति का सम्मान है। साधना और शक्ति ही सच्चा मार्ग है। उनका वर्तमान दर्जा और स्थान पूरी तरह उनकी ताबीज निर्माण क्षमता के कारण था।
यह एक शॉर्टकट था, जैसे बिना जड़ का घास या हवा में बना महल। वे इस पर गर्व नहीं कर सकते थे। पूरी अरावली पर्वत की परिक्रमा कराने के बाद विक्रम राठौर दुल्हन को अपने भवन ले आए। मौर्य परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम, उच्च सदन को प्रणाम, वर वधू एक दूसरे को प्रणाम, दुल्हन को कक्ष में ले जाओ। विवाह समाप्त होने के बाद काजल आखिरकार विक्रम राठौर की प्रधान पत्नी बन गईं। विक्रम राठौर को ये पहले से पता था। उन्होंने चौथी एल्डर को नाराज करने के लिए इन पदवी और सम्मान के लिए परिवार से संघर्ष नहीं किया। उनकी अन्य पत्नियां रखेलें भी शुरू से तैयार थीं और स्थिति समझती थीं। दुल्हन को कक्ष पहुंचाने के बाद विक्रम राठौर ने बड़ा लाल फूल खोला और अतिथियों का स्वागत करने निकल गए। उस दिन उन्होंने मौर्य परिवार के उच्च अधिकारी, एल्डर्स और अतिथि एल्डर्स को अच्छी तरह जाना। वे आधिकारिक रूप से मौर्य परिवार के आंतरिक वृत्त में शामिल हो गए और परिवार के अपने सदस्य बन गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने 5वें एल्डर को देखा, जिन्होंने शराब पीते हुए बीयू बांस मदिरा खरीदने का प्रस्ताव रखा था। ये सुनकर 5वें एल्डर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास अन्य प्रकार की आध्यात्मिक मदिरा भी बहुत है, विक्रम राठौर बाद में आकर चख सकते हैं और खरीद सकते हैं। रात गहरा चुकी थी। अतिथि दावत और मदिरा से तृप्त होकर धीरे धीरे विदा हो चुके थे। विक्रम राठौर दुल्हन कक्ष में सुहागरात मनाने के लिए पहुंचे। युवा स्वामी दुल्हन कक्ष के बाहर हरी लुओस कट पहने, सिर पर 2 जूड़े बनाए एक नाजुक और सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और स्वच्छ थीं। ये काजल की निजी दासी चंदिनी थी। उसके पास भी आध्यात्मिक मूल था, वह एक साधिका थी। मौर्य परिवार जैसे साधना परिवार को निरंतर नया खून बनाए रखने के लिए संसार में आध्यात्मिक मूल वाले बच्चों की खोज करते थे। पाए जाने पर ऐसे बच्चों को अरावली पर्वत पर पाला पोसा जाता था। हालांकि विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को छोड़कर अधिकांश को आध्यात्मिक पौधे पालन, आध्यात्मिक पशुपालन, पाककला, मदिरा निर्माण, खनन आदि कौशल सिखाए जाते थे। संरचना, एलिक्सर, शस्त्र निर्माण और ताबीज की तुलना में ये कौशल सीमा कम रखते थे। सीखना अपेक्षाकृत आसान था, पर मेहनत भरा था। मौर्य परिवार के आध्यात्मिक खेत, अरावली वन और आध्यात्मिक खदान, सभी साधकों वाले कार्य इन्हीं गोदलीय शिष्यों द्वारा संभाले जाते थे। निश्चित आयु पहुंचने पर पुरुष मौर्य परिवार की सांसारिक स्त्रियों से विवाह करते और स्त्रियां परिवार के युवा स्वामियों की रखेल बन जाती थीं, परिवार के अंदर ही रहती थीं। चंदिनी मौर्य परिवार द्वारा बचपन से पाली गई बच्चों में से एक थी, जो काजल की दासी के रूप में सेवा कर रही थी। जब तक कोई अनहोनी न हो, भविष्य में वह मौर्य परिवार के किसी शिष्य की रखेल बनने वाली थी। पर इस समय चूंकि काजल विक्रम राठौर से विवाह कर रही थी, इसलिए चंदिनी दुल्हन के साथ कक्ष सेविका बनकर आई थी। विक्रम राठौर के लिए काजल से विवाह करने के साथ साथ आध्यात्मिक मूल वाली दासी दहेज में मिलना वाकई सुखद आश्चर्य था। चंदिनी, तुम थक गई होगी। विक्रम राठौर मुस्कुराते हुए सामने खड़ी आकर्षक दासी से बोले, सिर हिलाया और फिर दरवाजा धक्का देकर अंदर चले गए। कमरे में लाल दीपक चमक रहे थे। उत्सव की सजावट से पूरे कक्ष को भव्य बनाया गया था। काजल अग्निमयी लाल फीनिक्स कढ़ाई वाली दुल्हन पोशाक पहने, फीनिक्स मुकुट और रंगीन बादल वस्त्र में सजी, सिर पर लाल घूंघट डाले शांतिपूर्वक दुल्हन बिस्तर पर बैठी थीं। काजल, विक्रम राठौर बिस्तर के पास आए और सामने खड़ी सुंदरी को पुकारा। काजल ने जवाब नहीं दिया, पर उनकी बैठने की मुद्रा से हल्की घबराहट झलक रही थी। युवा स्वामी, उसी समय दासी चंदिनी एक थाल लेकर आए, जिसमें जैद तराजू और मदिरा के बर्तन थे। मौर्य परिवार साधना परिवार होने के बावजूद कुछ सांसारिक रीति रिवाजों से पूरी तरह अलग नहीं था। विक्रम राठौर को रस्म पता थी। उन्होंने जैद तराजू लिया और काजल के चेहरे पर पड़े लाल घूंघट को धीरे से उठाया। एक कोमल, नाजुक और आकर्षक चेहरा सामने आया। उनकी कमान जैसी भौहें, स्वच्छ आंखें, नाजुक नाक और लाल लाल छोटे होंठ। दिव्या जितनी अप्सरा जैसी भले न हो, पर काफी आकर्षक थीं। उनमें मधुर, शांत और पड़ोस की साधारण लड़की जैसी पवित्र सुंदरता थी। पति जी, घूंघट हटते ही काजल की लंबी पलकें हल्की सी कांपीं। उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने कोमल, मधुर और थोड़ी भोली आवाज में पुकारा। उनका स्वभाव अदिति जितना संकोची और नाजुक नहीं था, न ही शांत और संयमित। इसके अलावा विवाह तय होने से पहले मात्र एक बार मिले विक्रम राठौर के साथ सुहागरात पर वे पूरी तरह सहज कैसे हो सकती थीं। विक्रम राठौर हंसे, थाल से मदिरा का घड़ा उठाया, काजल को आध्यात्मिक मदिरा का प्याला भरा और खुद के लिए भी भरा। फिर बोले, काजल, आज हम पति पत्नी बन गए। आज के बाद हम जीवन भर साथ निभाएंगे। आओ, ये प्याला समाप्त करें। मैं जीवन भर पति जी का अनुसरण करूंगी। काजल के चेहरे पर लाली छा गई। उन्होंने सामने खड़े सुंदर युवक को देखा और दोनों ने प्याले आदान प्रदान किए। युवा स्वामी और युवा स्वामिनी को 100 वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन मिले और शीघ्र ही संतान प्राप्त हो। दासी चंदिनी ने प्याले समेटते हुए स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा। फिर अभिवादन करके वह कमरे से बाहर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया और नवविवाहितों को अकेला छोड़ दिया।
सुहागरात का प्याला पीते ही विक्रम राठौर को निचले पेट में हल्की गर्मी महसूस हुई। उन्हें समझ आ गया कि मदिरा में कुछ विशेष था। काजल का चेहरा भी गुलाबी हो गया था, मानो खिले हुए आड़ू के फूल। कमरे में इस समय उनकी सांसों की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। विक्रम राठौर को सोचने की जरूरत नहीं थी कि अभी पी गया सुहागरात का प्याला मौर्य परिवार द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया होगा, जिसका उद्देश्य सुहागरात का माहौल और रोमांच बढ़ाना था। उन्होंने सीधे अपनी नाजुक पत्नी को बाहों में भर लिया और बोले, अब आराम करने का समय है। हम तिलगपति जी, दीपक अभी जल रहा है। काजल ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, इस तरह मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उस वर्ष विक्रम राठौर 22 वर्ष के थे। उनकी 5 पत्नियां, 6 रखेलें, 2 प्रिय सुंदरियां और 1 दासी थी। अगली सुबह भोर का उजाला फैल गया। कोमल सूर्य किरणें झरोखे से छनकर फर्श पर बिखरी हुई लाल वर वस्त्रों और अग्निमयी दुल्हन पोशाक पर पड़ रही थीं। जागने के बाद विक्रम राठौर ने अपनी बाहों में बिखरी हुई आंखों के कोनों में अभी भी आंसू के निशान लिए सुंदरी को देखा। उन्हें पूरा शरीर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस हो रहा था, थकान का नामो निशान नहीं था। काजल की दयनीय अवस्था देखकर और पिछली रात की घटना याद करके उन्होंने सोचा कि यह छोटी पत्नी वाकई आज्ञाकारी और सुशील है, बिल्कुल युवा स्वामिनी वाला घमंड नहीं। वे उनकी सुंदर और गोरी गाल पर चुंबन कर बैठे। ये छोटी सी क्रिया तुरंत सोई हुई काजल को जगा गई। उन्होंने आंखें खोली और कोमल स्वर में विक्रम राठौर को पुकारा, पति जी। आवाज कोमल और भोली थी, जिसने विक्रम राठौर के हृदय में कुछ स्नेह की लहरें उठा दीं। उन्होंने उनकी गोरी और लाल गाल को हल्का सा नोचा और धीरे से बोले, अभी समय है, तुम आराम करो, हमें बाद में दादी से मिलना है। काजल ने आंखें मलते हुए फिर सोने की बजाय उठने का इशारा किया। ये देखकर विक्रम राठौर ने तुरंत सुंदरी को सहारा दिया। हालांकि काजल चौथे स्तर की एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टिवेशन रखती थी, उनका शरीर साधारण लोगों से मजबूत था। कल रात विक्रम राठौर ने कुछ संयम रखा था, इसलिए पहली रात ऐसी नहीं थी कि वे उठकर चल भी न सकें। इसके अलावा आध्यात्मिक मदिरा का उनके लिए कुछ लाभदायक प्रभाव भी था। जल्दी ही दोनों उठे और कपड़े पहनने लगे। काजल ने जल्दी से रुमाल समेटकर पास रखे मंदारक जोड़े के डिब्बे में रख दिया। ये देखकर विक्रम राठौर मुस्कुरा दिए। इसके बाद दोनों ने कपड़े ठीक किए और कमरे का दरवाजा खोलकर चौथी एल्डर के निवास पर प्रणाम करने के लिए निकल पड़े। युवा स्वामी, मिस दासी चंदिनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। स्पष्ट था कि वह पूरी रात नहीं सोई थी। चंदिनी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें रात भर जागने की जरूरत नहीं थी। अब जाकर आराम करो, काजल ने कहा। चंदिनी जैसी आध्यात्मिक मूल वाली दासी युवा स्वामी सामिनी की सेवा के लिए पूरी तरह नहीं थी। वह मुख्यतः छोटे मोटे कार्य करती और कुछ सीखती भी थी। उसे केवल सेवा के लिए उपयोग करना व्यर्थ था। मिस, मैं थकी नहीं हूँ, चंदिनी कोमल मुस्कान के साथ बोली। उसकी आवाज कोयल जैसी मधुर और स्पष्ट थी। उसका 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक मूल था और वह पहले से ही दूसरे स्तर की ची रिफाइनमेंट पर थी, इसलिए साधारण लोगों से कहीं अधिक ऊर्जावान थी। काजल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और विक्रम राठौर का हाथ थामकर भवन से निकलकर चौथी एल्डर के निवास की ओर चल पड़ी। काजल, अब से तुम विक्रम के साथ अच्छा जीवन बिताना, पति की बात ज्यादा सुनना, समझी? विक्रम, काजल मेरी पोती है, अब मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूँ, मुझे निराश मत करना। चौथी एल्डर ने विक्रम राठौर और काजल को देखते हुए कहा। हालांकि यह चौथी एल्डर 70-80 वर्ष की थीं और दादी होने लायक उम्र थी, फिर भी वे बिल्कुल अपनी उम्र की नहीं लगती थीं। वे गहरे नीले रंग की सरल और एलिगेंट पोशाक पहने हुए थीं। काले बालों को सावधानी से जूड़े में बांधा हुआ था, जिसमें तिरछी ज़ेड हेयरपिन लगी थी। उनका चेहरा स्वस्थ और गुलाबी था, जिससे वे 30-40 वर्ष की कुलीन महिला जैसी लग रही थीं। हालांकि नजदीक से देखने पर उनकी कनपटी पर सफेद बालों की लकीरें और आंखों के कोनों में हल्की झुर्रियां दिखाई दे रही थीं। पर ये सफेद बाल और झुर्रियां उन्हें बूढ़ा नहीं बना रही थीं। उल्टा उनकी समग्र मुद्रा में परिपक्वता की गहरी छाप डाल रही थीं। दादी, आप निश्चिंत रहें, विक्रम काजल की अच्छी तरह देखभाल करेगा और उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा, विक्रम राठौर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हालांकि यह सुविधा का विवाह था। अब विवाह हो चुका था और सुहागरात भी बीत चुकी थी, इसलिए वह इसे गंभीरता से लेने और अपने कर्तव्यों को निभाने का इरादा रखता था। काजल ने भी धीरे से स्वीकार किया। अच्छा, दादी तुम पर विश्वास करती है। दोनों मिलकर मेहनत करना, ताकि मैं जल्दी से परपोता देख सकूं, चौथी एल्डर ने दोनों का हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। उनका व्यवहार कोमल और दयालु था, स्वर गर्म था, पर लंबे समय तक उच्च पद पर रहने के कारण उनकी बातों में हल्की सत्ता की छाप थी। ये शब्द सुनते ही काजल का चेहरा लाल हो गया और वे शर्म से सिर झुका लीं। विक्रम राठौर ने खुलकर जवाब दिया, जी, विक्रम पूरी मेहनत करेगा। वह भी चाहता था कि काजल जल्दी गर्भवती हो जाएं। विक्रम, मुझे सीमा से पता चला है कि तुमने कभी औपचारिक रूप से ताबीज निर्माण नहीं सीखा और पूरी तरह स्वयं अन्वेषण पर निर्भर रहे हो। दादी हर महीने के अंत में ताबीज निर्माण की कक्षा लेती हैं।
तुम भी आया करना। यदि कोई समस्या हो या साधना में कोई कठिनाई हो तो सीधे दादी के पास आ जाना, चौथी एल्डर कोमल स्वर में बोली, मानो कोई दयालु और स्नेहिल बुजुर्ग हो। मौर्य परिवार के ताबीज निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाली होने के नाते वे न केवल स्वयं ताबीज बनाती थीं, बल्कि अन्य मौर्य परिवार के शिष्यों को भी सिखाती थीं, ताकि नए ताबीज मास्टर तैयार हो सकें। आखिरकार एरे मास्टर, एल्केमिस्ट, शस्त्र निर्माता और ताबीज मास्टर जैसी प्रतिभाएं परिवार के लिए जितनी अधिक हों उतना अच्छा। हालांकि इन कौशलों में जन्मजात प्रतिभा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और सीमा बहुत ऊंची है। मौर्य परिवार में उन्होंने केवल सीमा को ही सिखा पाई थी। उनकी पोती काजल ने भी ताबीज निर्माण सीखा था, पर इसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, वरना उसे भी विशेष रूप से पाला जाता। इसी प्रयास से काजल को विक्रम राठौर के साथ दूसरी मुलाकात का अवसर मिला था। जब तक विक्रम राठौर काजल से विवाह कर लेते, चौथी एल्डर उन्हें सावधानीपूर्वक सिखाने और प्रशिक्षित करने को तैयार थी, ताकि मौर्य परिवार में एक द्वितीय श्रेणी ताबीज मास्टर की वृद्धि हो सके। विक्रम दादी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, विक्रम राठौर ने तुरंत झुककर कहा। उनकी आवाज में उत्तेजना झलक रही थी। वे जानते थे कि सामने खड़ी चौथी एल्डर प्रथम श्रेणी शीर्ष स्तर की ताबीज मास्टर हैं और 9वें स्तर की एनर्जी रिफाइनमेंट कल्टिवेशन रखती हैं। उनके द्वारा साधना मार्गदर्शन में कोई समस्या नहीं थी। ताबीज निर्माण के मामले में हालांकि उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी, पर चौथी एल्डर का आशीर्वाद मिलने से भविष्य में अपनी ताबीज निर्माण प्रतिभा को और तेजी से प्रकट करने का बहाना मिल जाता। वरना अभी अभी मध्य श्रेणी ताबीज मास्टर बने होने के बाद शीर्ष स्तर की क्षमता दिखाने में कम से कम 3-5 वर्ष लग जाते। ये समय बहुत लंबा था। चौथी एल्डर के समर्थन से वह स्थिति के अनुसार समय को तेज कर सकता था। हम एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं काजल की दादी हूँ, अब से तुम्हारी भी हूँ। यदि कोई कठिनाई हो या समस्या हो तो दादी के पास आना। मौर्य परिवार में मेरी बातों का अभी भी कुछ वजन है, चौथी एल्डर कोमल और दयालु मुस्कान के साथ बोली। जी दादी, विक्रम राठौर ने भी सच्ची मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि उन्हें पता था कि इन स्नेह भरी बातों के पीछे कुछ उद्देश्य हैं, फिर भी ये शब्द उनके हृदय को गर्म कर गए और निकटता का एहसास दिला गए। तुरंत विक्रम राठौर ने चौथी एल्डर से कहा, दादी, विक्रम के पास एक मामला है जिसके लिए वह आपको कष्ट देना चाहता है। कौन सा मामला? चौथी एल्डर का भाव कोमल था। विक्रम का एक अच्छा मित्र है नितिन। वह विक्रम के साथ मौर्य परिवार में दामाद बनकर आया था। मेरा यह मित्र मुझसे अलग है। वह पूरी तरह साधना के प्रति समर्पित है। अब वह संतान उत्पन्न करने के दायित्व से बंधा हुआ है। इसलिए मैं दादी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या उसके 50 संतानें उत्पन्न करने की आवश्यकता को माफ या कम किया जा सकता है। विक्रम राठौर ने कहा। वे अपने अच्छे भाई नितिन की स्थिति को कभी नहीं भूले थे। वे पहले परिवार प्रमुख सुरेश से इस बारे में बात करना चाहते थे, पर दिव्या वाली घटना के कारण उन्हें सुरेश के सामने यह बात उठाने में शर्मिंदगी हो रही थी। अब जब अवसर मिला तो उन्होंने तुरंत कह दिया। यह मामला वास्तव में दादी के हस्तक्षेप वाला नहीं है। हालांकि चूंकि विक्रम ने कहा है, तो दादी तुम्हारी मदद अवश्य करेगी। चौथी एल्डर ने थोड़ा रुक कर कहा। उनके लिए, मौर्य परिवार की चौथी एल्डर होने के नाते यह मामला बिल्कुल कठिन नहीं था। यदि वे चाहें तो एक शब्द काफी था। इसके अलावा अनुरोध विक्रम राठौर की ओर से था। अब विक्रम राठौर मौर्य परिवार के उच्च अधिकारियों के मन में कुछ वजन रखने लगे थे। ऐसे छोटे मामले में वे उन्हें एक एहसान करना चाहते थे ताकि विक्रम राठौर का परिवार के प्रति लगाव और बढ़े। आखिरकार विक्रम राठौर की मांग बहुत अधिक नहीं थी। वास्तव में इस अनुरोध ने चौथी एल्डर का विक्रम राठौर के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। ईमानदार और वफादार व्यक्ति। साधना संसार में ईमानदारी और संबंधों को महत्व देना विशेष लाभ नहीं माना जाता, पर मौर्य परिवार की दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से चाहती थीं कि विक्रम राठौर ईमानदार और संबंधों को महत्व देने वाला व्यक्ति हो। तुम्हारे लिए विक्रम, दादी नितिन के मूल अनुबंध को पूरी तरह रद्द करने का अधिकार रखती है, जिससे उसे संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाएगी। पर परिवार के नियम होते हैं। मौर्य परिवार के भी अपने नियम हैं और वह आलसी लोगों को सहारा नहीं देता। संतान की आवश्यकता से मुक्ति मिलने के बाद वह मौर्य परिवार के किसी लाभ या अधिकार का आनंद नहीं ले सकेगा। वह परिवार में रह सकता है, पर परिवार के लिए कुछ कार्य करने होंगे। यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो उसे मौर्य परिवार छोड़ना होगा। चौथी एल्डर ने समझाया। उस पल उनकी कोमल और दयालु आवाज में अघोषित सत्ता की छाप थी। धन्यवाद दादी, मैं बाद में उससे इस बारे में चर्चा करूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। ये सुनकर विक्रम राठौर उठे और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्हें लगा कि यह व्यवस्था पहले से काफी उदार थी। मौर्य परिवार में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें परिवार की कुछ परिस्थितियों का पता था। हालांकि उनके पास अपना आध्यात्मिक शिरा और संपत्ति थी, पर वह अत्यधिक प्रचुर नहीं थी। अरावली विला में मौर्य परिवार के कुछ बाहरी शिष्यों को सामग्री शुद्ध करना, बांस के जंगलों की रखवाली करना और आध्यात्मिक बांस काटकर स्पिरिट स्टोन कमाने जैसे कार्य करने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में वे आलसी लोगों को कैसे सहारा दे सकते थे?
पिछला अनुबंध रद्द करना बिना किसी लागत के और परिवार में रहकर काम करने या छोड़कर जाने का विकल्प देना पहले से काफी स्वीकार्य था। वरना मूल अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि 20 वर्ष में 50 संतानें नहीं हुई तो न केवल 3 गुना संसाधनों का मुआवजा देना पड़ता, बल्कि 10 वर्ष तक परिवार की सेवा भी करनी पड़ती। ठीक है, जब नतीजा निकल जाए तो दादी को बता देना। उस समय दादी परिवार प्रमुख से इस बारे में बात कर लेंगी। चौथी एल्डर मुस्कुराते हुए बोली। इसके बाद विक्रम राठौर और काजल ने चौथी एल्डर से कुछ देर और बातचीत की, फिर विदा लेकर चले गए। जाते समय चौथी एल्डर ने विक्रम राठौर के हाथों में कई डिब्बे मिठाई और आध्यात्मिक फल थमा दिए, जिससे उन्हें नववर्ष पर रिश्तेदारों के घर जाने जैसा एहसास हुआ।